नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के 38th वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कहानी ठीक वहीं से शुरू करेंगे जहां पिछली वीडियो में खत्म किए थे। याद है ना, एक बॉम्बास्टिक ग्रे फॉग मीटिंग हुई थी और ग्रे फॉग मीटिंग को खत्म करने के बाद अपना क्लाइंट जो है वो वापस रियल वर्ल्ड में आएगा और अब उसकी प्लानिंग होगी, एक्चुअल प्लानिंग की भैया एमॉन के अवतार्स को जो कि बैकलैंड में है उनको कैसे खत्म किया जाए, निपटना है एमॉन से। और इसके बारे में किससे पूछ सकते हैं भैया? वेलोसिप्टिन है ना, उससे ही पूछते हैं। तो भैया क्लाइन यहाँ अपना पेपर क्रेन निकालता है जो कि उसको वेलोसिप्टिन दिया था और उस पे लिख दिया कि कुछ बात करनी है। इसके बाद क्लाइन सोने गया और जैसे ही वो सोने गया वेलोसिप्टिन उसके सपने में आया। अब वेलोसिप्टिन क्लाइन से क्या कहता है कि बेटा आजकल तुम ना बहुत इम्पोलाइट हो गए हो, पहले हाय हेलो करते थे, अच्छे से पूछते थे, अब सीधा लिखते हो काम है तेरे से ऐसा। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? सीक्वेंस वन है अपन। इस पे क्लाइन वाज लाइक कि भैया हमारा रिश्ता जुड़ा है, अब हम दोनों मतलब अच्छे दोस्त हैं तो हाय हेलो करने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे पास बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनो। तो क्लाइन बताता है वेलोसिप्टिन को कि रिसेंटली बैकलैंड में वो मिल गया एमॉन के एक अवतार से। और जैसे ही ये बात सुना वेलोसिप्टिन जो छोटा सा बच्चा है भैया वो कुई कुई करना शुरू किया, कि ये क्या बोल दिया गंदी सी बात मेरे को। और ही वाज लाइक कि मेरा 1 महीना नहीं हुआ अभी जन्म लिए और तुम एमॉन को लेके आ गए। क्लाइन कहता है वेलोसिप्टिन से चिल, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुमको इन्वॉल्व भी नहीं करूंगा फाइट में, बस एक सवाल है उसका जवाब दे दो। क्या है सवाल? वेल क्लाइन पूछता है कि एमॉन किसी की भी डेस्टिनी छीन सकता है, राइट, और उसके रूप में अपीयर हो सकता है। तो ऐसे मैटर को क्लाइन कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे उसे देख पाए? इस पे वेलोसिप्टिन ऐसे उंगली ऊपर उठाता है और बोलता है कि प्रे फॉर हेल्प, यानी कि किसी डीटी से ही तुम्हें प्रे करना होगा, वही हेल्प कर सकते हैं। एंड क्लाइन वाज लाइक एक तरह से तो ग्रे फॉग पे मैं भी डीटी ही हूं ना। बात तो अच्छी है। मतलब कि ग्रे फॉग की मदद से क्लाइन ग्राफ्टिंग ऑफ डेस्टिनी को डिस्कवर कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा चलो बताता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ आप एक वर्ड ध्यान देना, ग्राफ्टिंग, ठीक है? ये आगे बहुत आएगा, अभी मैं नहीं समझाऊंगा ये क्या है, बट आगे ये चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फॉर नाउ क्लाइन सोच रहा था कि वो अपने मैरिनेट का इस्तेमाल करके द फूल को प्रे करेगा ताकि वो खुद ग्रे फॉग के ऊपर जाए। देन अपने मैरिनेट यानी कि जो उसका बिलीवर हुआ एक तरह से, उसका एक पॉइंट ऑफ लाइट दिखता है हमेशा ग्रे फॉग में जिसके थ्रू वो अपने बिलीवर्स को देख सकता है। तो हाँ, उसी का यूज करके वो अपने बिलीवर के पॉइंट ऑफ लाइट से देख के आसपास की जगह को स्कैन कर सकता है ताकि कोई भी एबनॉर्मल चीज पकड़ सके। एक तरह से ये द फूल की ऑब्जर्वेशन जैसा ही था, मतलब ट्रू विजन होता है ना, उसका अपग्रेडेड वर्जन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्लाइन हर वक्त ग्रे फॉग के ऊपर नहीं रह सकता है, राइट? तो वो ग्राफ्टिंग पे नजर कैसे रखेगा? हो सकता है कि 2 ऑब्जर्वेशन जब वो करे, मतलब एक मान के चलो सुबह 12 बजे किया, एक शाम के 4 बजे, तो इन दोनों के बीच के टाइम में एमॉन बोकलैंड स्ट्रीट में घुस गया हो और कुछ कांड कर दिया क्लाइन के साथ। भैया ये प्रॉब्लम तो है। तो इस प्रॉब्लम को सोचने के बाद क्लाइन बहुत ध्यान से पूछता है सवाल, किससे? वेलोसिप्टिन से, कि कुछ और बात है जो तुम मुझे याद दिलाना चाहते हो, कुछ और कहना है? एंड वेलोसिप्टिन वाज लाइक नहीं इतना ही कहना था। हाँ, एक बात याद आई, तुम जो है ना मेरे पेरेंट्स को और मुझे इस वीक विजिट करना, हाई टी एक कुछ तो पार्टी है, वहां आ जाना। और फिर वेलोसिप्टिन कहता है कि अब मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले वेलोसिप्टिन एक और बात कहता है। एंड ही वाज लाइक कि मैं तुम्हारी डेस्टिनी को देख पा रहा हूं, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे या थर्सडे में ना तुम्हारी डेस्टिनी में एक बड़ा चेंज आने वाला है। ये कह के वेलोसिप्टिन गया और क्लाइन सोच रहा है ये चेंज अच्छा या बुरा, ये तो कम से कम बता देता। खैर क्लाइन नींद में था, राइट? तो नींद से वो जागता है, देन कैंडल वगैरह प्रिपेयर करता है, एक रिचुअल प्रिपेयर कर रहा है। किसके लिए? वेल, एवरनाइट गॉडेस को प्रे करने के लिए। क्यों? भूल गए क्या? कंसीलमेंट का ब्लेसिंग चाहिए ना एमॉन से लड़ने के लिए, अब वो ब्लेसिंग तो एवरनाइट गॉडेस ही देंगी। तो हाँ, क्लाइन यहाँ रिचुअल सेटअप करता है। अब रिचुअल कैसे हुआ नॉट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नाइट वनीला मून फ्लावर ये सब चढ़ाता है गॉडेस पे और रिचुअल को फाइनली कंप्लीट करता है। बेसिकली गॉडेस को बताता है कि एमॉन का अवतार मिल गया है, मुझे बैकलैंड में सारे एमॉन के अवतार खत्म करने हैं, आपकी कंसीलमेंट की ब्लेसिंग चाहिए। एंड रिचुअल खत्म, लेकिन रिचुअल के बाद कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ और क्लाइन सोचता है लगता है गॉडेस बिजी है। एक्चुअली वो डेथ पाथवे के यूनिकनेस को पूरी तरह कंट्रोल कर रही थी, राइट? तो शायद इसी में बिजी होंगी, तो रिप्लाई नहीं आया गॉडेस का। ऐसे भी वो गॉडेस है, भले आप ब्लेसेड हो, हर बार रिप्लाई थोड़ी आएगा। वैसे क्लाइन के मन में ये भी आता है कि क्योंकि गॉडेस आर्टिफिशियल डेथ को काइंड ऑफ मतलब यूनिकनेस को कंट्रोल कर रही है, तो आर्टिफिशियल डेथ को ही प्रे कर दिया जाए क्या? बट देन क्लाइन वाज लाइक नहीं, गॉडेस को रिस्पॉन्ड करना होता तो ऐसे ही कर देती, तो बार बार परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी रिचुअल क्लाइन किया था, सामान वगैरह समेटता है, लेकिन तभी एक लेडी यहाँ आती है। लिटरली पैची लिनन ब्लैक ड्रेस वो पहनी हुई थी और शूज वगैरह नहीं पहनी थी, लग रहा था जैसे पैर में गंदगी लगी हुई है, डर्ट होता ना वैसा कुछ। और उनके आते क्लाइन को एकदम काम सेरेनिटी वाली फील आने लग गई।
कौन है ये लेडी? गॉडेस नहीं, गॉडेस मजाक कर रहा था, आपको बस हाइप अप कर रहा था। एक्चुअली में ये लेडी है अरियाना, सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट। अब अरियाना का नाम सुनते ही क्लाइंट वाज लाइक, अरे भाई साहब ये तो एवनाइट क्लॉइस्टर की मेट्रन है, 13 आर्च बिशप की हेड और फ्यूचर पोप बनने की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। चाहे कोई भी आइडेंटिटी हो, उनके बारे में जानना रिलीजियस स्टडीज और मिस्टिज्म पढ़ने वालों के लिए बहुत जरूरी था। सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट नाम के बारे में क्लाइंट ने एम्पर रोजेल की डायरी में पढ़ा था। अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज नाम से मिलता जुलता होने की वजह से उसे शक था कि ये किसी एंजल का नाम है, और लॉ ऑफ बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक कंजर्वेशन के हिसाब से अगर सीक्वेंस 0 एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्री सीक्वेंस 1 का एंजल नहीं हो सकता। इसलिए क्लाइंट को लगता था कि सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट शायद एवरनाइट पाथवे का सीक्वेंस 2 एंजल है। तो वो क्लाइंट के पास आ गई है। इसका मतलब क्या है समझ आया? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि गॉडेस ने क्लाइंट को कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जवाब दिया है और बहुत ही स्पेशल तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने सीधे अपने सर्वेंट को ही भेज दिया है, सीक्वेंस 2 की होगी ये। तो क्लाइंट भी तुरंत बाउ करता है और गुड आफ्टरनून योर एमिनेंस ऐसे बोलता है, ठीक है, योर लॉर्डशिप, योर एमिनेंस। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, हम छोटे लोग नहीं समझते, लेकिन यही तरीका होता है बात करने का। और अरियाना भी कहती है क्लाइंट को, मे द गॉडेस ब्लेस यू, और तुम मुझे जो है ना मैम कह के बुला सकते हो। क्लाइंट बोला ओके मैम अरियाना, मैम कह के ही बुलाऊंगा। इसके बाद अरियाना सीधे पॉइंट पे आती है, कहती है कि सुना है तुम ब्लास्फेमर एमोन के अवतार से मिल गए और अब तुम्हारा प्लान है कि बैकलैंड में जितने अवतार है सबको पेल दोगे। क्लाइंट वाज लाइक यस मैम, बस ब्लेसिंग ऑफ कंसीलमेंट चाहिए थी अपने को, अगर आप दे देते तो बढ़िया होता। इस पर अरियाना कहती है कि हाँ मैं तुम्हें कंसीलमेंट की पावर दे सकती हूँ ताकि जो भी हो रहा है ना वो फेट की नजरों से बचा रहे और कोई उसे देख न सके, मतलब तुम सेफ रहोगे। पर मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि मैं बैकलैंड में एमोन के सारे अवतार को खत्म कर पाऊंगी। अब ये सुन के क्लाइंट वाज लाइक एक मिनट मैं खत्म करने वाला हूं अवतार को, और मैम अरियाना बोल रही है वो भी साथ देंगी। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, गॉडेस थैंक यू, प्रेज द लेडी। बट क्लाइंट वाज लाइक अरे मैम अरियाना आपकी मदद की जरूरत नहीं है, प्लान मेरे पास ऑलरेडी है, खत्म मैं खुद कर लूंगा, आप बस वो कंसीलमेंट प्लस थोड़ा ब्लेसिंग दे देती काम हो जाता अपना। अब क्लाइंट मैम अरियाना से हेल्प क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि पैलेस जोरोवास जो कि बुड्ढा है लेनर्ड का, वो क्लियरली कहा था कि उसको पता है टेक्निक, मतलब टेक्निक उसको पता है ना कि वो किससे एमोन के अवतार्स को बैकलैंड से हटा सके, सारे अवतार्स को। एंड मैम अरियाना के बात से लगता है कि उनको ये टेक्निक नहीं पता है। ठीक है बिड़ू, तो टेक्निक नहीं पता है तो जिसको टेक्निक पता है उसके साथ ही काम करने का। तो मैम आप बस कंसीलमेंट की ब्लेसिंग दो, बाकी जो है ना वो क्लाइंट कहता है मैं संभाल लूंगा, फाइट में मैं आपको ड्रैग नहीं करना चाह रही। अरियाना भी कहती है ठीक है। तो इसके बाद वो अपना दायां हाथ, राइट हैंड, ठीक है, उठाकर हथेली को ऐसे फैलाती है, एक ही हाथ राइट से। उनकी हथेली पे रोशनी के कुछ पॉइंट्स चमकने लगे जो बहुत ही गहरे और शानदार तरीके से एक एम्बलम बना रहे थे। ये एम्बलम पूरी तरह से क्रिस्टल जैसा था, जैसे ऑब्सीडियन से बना हो। जब आप इसे देखते हो तो इसका होना महसूस होता, पर जब ध्यान हटाओ तो ऐसा लगता है जैसे ये गायब हो गया हो। अरियाना ने सीधे शब्द में समझाया कि ये उसका एवरनाइट कोट ऑफ द आर्म्स है, इसमें खुद की कोई खास पावर या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसका बस एक ही काम है कि जब भी इसे ट्रिगर किया जाएगा तो ये जो है ना उससे मतलब अरियाना का कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा, भले ही क्लाइंट दुनिया में कहीं भी हो। तो हाँ, ऑपरेशन शुरू करने से पहले इसे यूज करना होगा क्लाइंट को, तो वहां से अरियाना कंसीलमेंट की पावर्स प्रोवाइड कर देंगे क्लाइंट को। और अगर क्लाइंट को और डायरेक्ट मदद चाहिए हो तो ट्रिगर करते वक्त एंशिएंट अर्मिस में अरियाना नाम का जाप कर लेना, पहुंच जाऊंगी मैं, या पता नहीं जैसे भी मदद करेगी, पहुंच के या नहीं पहुंच के वो हमें नहीं पता, बट मदद कर देगी। क्लाइंट भी सोच रहा है भैया ये तो एक तरह से आइटमाइज्ड ऑल्टर और रिचुअल जैसा है जो सीधा उनकी तरफ पॉइंट करता है। ओ मतलब एंजल लेवल पे प्रेयर सुनने की रेंज पूरी दुनिया तक फैल जाती है, शायद ऐसा होता होगा तभी वो सुन पाएंगी। क्लाइंट तुरंत इस एवरनाइट कोट ऑफ आर्म्स की असलियत समझ गया। एक बिजारो सॉर्सरर होने के नाते उसके पास प्रेयर्स का जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। ये एक ऐसी ट्रेट है जो सिर्फ सीक्वेंस 3 पर ही मिलती है शायद। बेशक सी गॉड और द फूल होने के नाते वो इन सब चीजों में बहुत अच्छे से वाकिफ था, सीक्वेंस 9 से भी कर रहा है ये सब काम, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए सोचो ये कितना डिफिकल्ट होगा। इसलिए क्लाइंट ओपी है। वहां क्लाइंट इस चीज को एक्सेप्ट करता और इज्जत से झुककर बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम आरियाना, और कहता है प्रेज द लेडी। आरियाना भी कहती है प्रेज द लेडी। तुम लोग भी कमेंट में स्पैम कर दो प्रेज द लेडी मित्रों, ठीक है, मिल गया, बहुत अच्छा। और चेस्ट पे साइन बनाना मत भूलना, टक 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 ऐसे एक मून, समझ रहे हो बात? जो भी हो, इसके बाद मैम आरियाना चली जाती हैं और क्लाइंट सोचता है कि एक मिनट, एक चीज तो मैं सोचा ही नहीं, मैम अरियाना इतनी जल्दी मेरे पास आई कैसे? मतलब मैंने एवरनाइट गॉडेस को प्रे किया, वो तुरंत आ गई, मतलब ठीक है वो सीक्वेंस 2 होंगी, बट एवरनाइट पाथवे में ऐसा ट्रैवलिंग वगैरह का कोई पावर नहीं है। तो या तो उनके पास किसी तरह का सील्ड आर्टिफैक्ट है जो इसमें हेल्प करता है, या फिर वो मेरे ही आसपास मतलब इसी एरिया में थी बैकलैंड में। अगर सेकंड पॉसिबिलिटी है तो वो बैकलैंड में क्यों थी? क्या बैकलैंड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जैसे बुक 2 में हुआ था ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड? क्या उसकी वो छानबीन कुछ कर रही थी? सोचो दोस्त, सोचो।
ठीक है, क्योंकि सोचना जरूरी है, समझ रहे हो बात? सोचते रहना, कुछ तो होगा। और जब तक आप सोच रहे हो तब तक अरोडेस से बात कर ली जाए। ए अरोडेस, आजा वापस। अब अरोडेस आते ही तुरंत वेलकम करता है अपने मास्टर का। उसके मिरर में जो है ना पटाखे फूट रहे हैं। मास्टर वेलकम, आपका पोर्शन ऑफ जो अथॉरिटी था उसका रिट्रीवल हो रहा है, आप रिकवर कर रहे हैं। डेमीगॉड बन गया ना, तो अरोडेस उस चीज को फील कर रहा है। क्लाइन भी बोलता है हाँ ठीक है, मैं हूँ ग्रेट मास्टर, अब मेरा सवाल सुन, एक सवाल है मेरे पास। तो क्लाइन यहाँ पहला सवाल अरोडेस से क्या पूछता है? वेल, वही डार्कनेस वाला क्वेश्चन जो कि डेरिक का था। याद हो ग्रे फॉग में डेरिक पूछा था कि उसको डार्कनेस में जाना है, कंप्लीट डार्कनेस में, लेकिन सेफ होना चाहिए। अब फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड में डार्कनेस तो कंप्लीटली है, लेकिन वहां दो डेंजर है, राइट? एक तो मॉन्स्टर के अटैक का जिससे डील किया जा सकता है, लेकिन गायब होने वाला वो बहुत खतरनाक मतलब प्रॉब्लम है। तो इस तरह का सेफ डार्कनेस कैसे क्रिएट किया जाए, बता दो अरोडेस। अरोडेस सवाल सुन के कहता है कि मास्टर फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स की बात कर रहे हैं क्या? क्लाइन कहता है हाँ। देन अरोडेस वाज लाइक, जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड की बात मैं आपको बताता हूं। तो फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स का बनना सेकंड क्रिएटर के फॉल से जुड़ा है। वहां रात का खतरा दो जरूरी पावर्स के बदलाव से पैदा होता है। पहली, एवरनाइट गॉडेस के डिवाइन पावर्स के रेमिनेंट्स है वहां। दूसरी, उस क्रिएटर का इन्फ्लुएंस जो पीछे छूट गया था। उन्होंने शैडोज, डार्कनेस, फॉलन करप्शन और म्यूटेशन पे पार्शियल अथॉरिटी रखी थी। पहली वजह से क्रीचर्स हवा में गायब हो जाते हैं और दूसरी वजह से अंधेरे में मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं। तो ये दोनों तरह के खतरे अलग अलग पावर्स से आते हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है कि इनमें इतना बड़ा फर्क है। अब अरोडेस यहाँ एंशिएंट सन गॉड को सेकंड क्रिएटर बोला है, जस्ट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और एक तो एवरनाइट की बात हो रही है, और क्लाइन भी एक थ्योरी बनाया था इस पे, याद है? उससे काफी मिलता जुलता बात है ये। देखो, क्या एमोन और एडम के पिता ओरिजिनल क्रिएटर का रीअवेकनिंग नहीं, बल्कि एक ऐसे ट्रांस माइग्रेटर हैं जिन्होंने एक बड़ी विरासत हासिल की थी। तो क्लाइन यही सोचते हुए पूछता है कि इसका मतलब कि क्या एवरनाइट गॉडेस के हाथ सेकंड क्रिएटर का गिरने में था? मतलब सेकंड क्रिएटर का जो फॉल हुआ था उसमें एवरनाइट गॉडेस भी कॉन्स्पायर की थी। एंड अरोडेस वाज लाइक, यस, करी थी। ये सुन के क्लाइन वाज लाइक, ये एक ऐसी बात है जिसका अंदाजा क्लाइन को पहले से तो था, लेकिन अब कंफर्मेशन मिल रहा है। ये फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स के अंधेरे में इंसानों का भाप बनकर उड़ना, इवापोरेट होना, ये वाली बात अब समझ में आती है। ये बैटल ऑफ द गॉड्स के रूइंस में रात को ना सोने पर होने वाली अजीब डिसअपीयरेंसेस से भी बहुत मिलती जुलती थी। और लिटिल सन के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से किंग ऑफ डेमोनिक वुल्व्स लेग्रिया, जिनके पास एवरनाइट और कंसीलमेंट अथॉरिटीज का कंट्रोल था, वो तो कब का सेकंड एपॉक में ही खत्म हो चुकी थी। मतलब हो चुके थे, ही बोल दिया मैंने गलती से, हो जाता है फ्लो में। बट द पॉइंट हियर इज कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये सब उन्होंने किया हो। इसलिए जब तक बीच में एवरनाइट पाथवे का कोई और देवता पैदा नहीं हुआ, तब तक ये मुश्किल है कि इन दोनों एबनॉर्मैलिटीज में एवरनाइट गॉडेस का हाथ ना हो। देख रहे हो एवरनाइट गॉडेस का कहां तक पहुंच है भैया। ये एवरनाइट गॉडेस मेरे को बहुत लगती है खतरनाक, ठीक है? भले ही क्लाइंट की मदद कर रही है, लेकिन थोड़ा डर लगता है मेरे को एवरनाइट गॉडेस से भी। एनीवेज, इस पॉइंट पे अरोडेस वाज लाइक, मास्टर आपसे एक स्मॉल फेवर चाहिए कि आप जो है ना एवरनाइट गॉडेस से रिलेटेड चीज प्लीज मेरे से डिस्कस मत कीजिए। क्लाइन वाज लाइक, ओके, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन तू बताया नहीं सोल्यूशन क्या है, मतलब वो डार्कनेस क्रिएट करने का। अरोडेस वाज लाइक, ठीक है, आता हूँ पॉइंट पे। दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये है कि आप उस करप्शन को एक्सेप्ट कर लो और खुद को अंधेरे में मॉन्स्टर्स में बदलने दो। ये क्रीचर्स रात के वक्त हवा में इसलिए गायब नहीं होते क्योंकि उन्हें फॉलन अथॉरिटी की प्रोटेक्शन मिली होती है। इस तरह से पूरा अंधेरा उनके लिए सेफ हो जाता है। दूसरा रास्ता यह है कि एक ऐसा अंधेरा क्रिएट करो जो ड्रीम वर्ल्ड के मतलब साथ आता हो। इससे स्पिरिट बॉडी को ड्रीम्स की सुरक्षा मिल जाएगी, जिससे रात के वक्त खतरे का असर और उसकी स्पीड काफी हद तक कम हो जाएगी। ये सुन के क्लाइंट वाज लाइक, देखो भैया, पहला ऑप्शन तो नहीं, खुद को करप्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रोटेक्शन मिलता है। करप्ट होने के बाद करप्शन तो नहीं चाहिए, वो ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन सोचते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात यह है कि स्पिरिट बॉडी को ड्रीम की प्रोटेक्शन देना ताकि रात के वक्त खतरा धीरे हो जाए, बहुत ही सुनने में अजीब सा लगता है। I mean, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बैटल ऑफ द गॉड्स के रूइंस में रात होते ही सोने की जरूरत होती थी, याद है ना? और वैसे भी फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स में जो पावर्स हैं वो शायद गॉडेस के कंट्रोल में नहीं है। एक बार अगर कोई वहां अंधेरे में गायब हो जाए तो वो पक्का उस फॉगी टाउन में तो नहीं पहुंचेगा। बट द क्वेश्चन इज कि फिर वो जाता कहां है, या क्या वो वही सेम जगह पे रह जाता है बिना अपने साथियों या रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट किए, तब तक जब तक वो भूख या उम्र से खत्म ना हो जाए। हालांकि क्लाइंट को लगा कि ये शायद उतना यूजफुल ना हो, क्योंकि द सन को सिर्फ प्योर डार्कनेस चाहिए था ताकि वो खुद को ऐसी बर्फ में दबा सके जो जल्दी पिघलती नहीं है और प्रीस्ट ऑफ लाइट का पोषण कंज्यूम कर सके। एक बार अगर वो सपनों की दुनिया में चला गया तो फिर उसका अपना शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा कि वो ये जरूरी स्टेप पूरा कर सके। इस तरह भले ही वो लंबे वक्त तक अंधेरे में रह ले,
लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, राइट? हाँ, क्लाइंट सोचता है कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक लिटिल सन सिटी ऑफ सिल्वर के चीफ से पूछ न ले और फिर उनके जवाब के हिसाब से कोई सही प्लान बनाऊंगा। बेशक उससे पहले मैं लेनर्ड से इस बारे में कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकता हूं कि एक टेम्पररी ड्रीम वर्ल्ड के साथ अंधेरा कैसे क्रिएट किया जाए। हाँ, क्लाइंट ये सारी बातें सोच रहा होता है, देन वो एक्नॉलेज भी करता है काइंड ऑफ अरोडस के जवाब को कि हाँ ठीक है, तुम्हारा जवाब पसंद आया मेरे को। अब अगला सवाल क्लाइंट का कि भैया सीक्वेंस 3 स्कॉलर ऑफ योर होता है मेरे पाथवे का, इसका पोशन फॉर्मूला कहाँ मिलेगा? और मिरर एक सीनरी दिखाता है और ये सीनरी देख के जगह क्लियर था कौन सा है जहां क्लाइंट जा चुका है, ठीक है, जहां ज़रातोल छिपा हुआ था मॉन्स्टर बनने के बाद। समझ रहे हो किस जगह की बात कर रहा हूं? कमेंट में लिखना। तो हाँ, ये जगह क्लाइंट मतलब मिरर दिखा रहा है, लेकिन तभी मिरर पे कुछ लेटर्स आते हैं और मिरर कहता है कि मास्टर, मैं ज़रातोल को ढूंढ नहीं पा रहा, वो गायब हो गया है। ये सुन के क्लाइंट थोड़ा सा डरता है। देखो, क्लाइंट को ये आइडिया लग गया था कि ज़रातोल वापस हो गया है। क्लाइंट का ही हाथ था ज़रातोल को वापस लाने में फॉगी टाउन से। मतलब वहीं से चेन रिएक्शन शुरू हुआ होगा जिससे ज़रातोल वापस आएगा। फॉगी टाउन का कॉन्सेप्ट पता है क्लाइंट को, ये सब बात ओके है। फिर भी क्लाइंट को उम्मीद नहीं थी कि ये जो ज़रातोल है वो चुपके से कैथीड्रल से निकल जाएगा। यहाँ तक कि अरोडस भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। तो आखिर ये ज़रातोल क्या प्लानिंग कर रहा है, कहां छिपा है? क्लाइंट सोचता भी है कि ग्रे फॉग के ऊपर की मिस्टीरियस दुनिया पे उसका कंट्रोल अभी भी काफी नहीं था। वो फिलहाल सिर्फ उस स्पेशलनेस को रोक सकता था जो फॉग ने उसे रियल वर्ल्ड में दी थी, ताकि उस पाथवे के दूसरे बियॉन्डर्स उसे देख न सके। लेकिन वो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस के लॉ को नहीं दबा पा रहा था। जहां तक ग्रे फॉग की बात है, उसने बार बार प्रूव किया था कि सीयर, अप्रेंटिस और मॉरॉडर पाथवे के बियॉन्डर्स के लिए उसमें एक अनजान सी अट्रैक्शन थी। उन सब में सीयर पाथवे पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखता था। और इसको हटा भी दिया जाए तो क्लाइंट खुद भी बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब लुक वाइज नहीं, वो सीक्वेंस 4 बिजारो सॉर्सरर है। हम बिजारो सॉर्सरर को हंट करने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि उनको हंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा होना नामुमकिन नहीं है कि ज़रातोल किसी दिन अचानक बैकलैंड आ जाए क्लाइंट को ही पेलने। यानी हाँ, क्लाइंट यहाँ मिरर को देखता है, बोलता है मैं समझ गया। एंड अरोडस ने एक और सीन दिखाया जिससे क्लाइंट अच्छी तरह वाकिफ था। ये हॉर्नेशियस माउंटेन रेंज की चोटी पर एंटिगोनस फैमिली का ट्रेजर ट्रोव था। इस सीन के नीचे सिल्वर शब्दों में जल्दी से फिर लिख दिया ये मिरर कि ग्रेट मास्टर, एक और पॉसिबिलिटी है पर मैं बता नहीं सकता, बस इतना पता है कि ये पहले 2 ऑप्शन से ज्यादा आसान। अब क्लाइंट समझ रहा है इस चीज को काइंड ऑफ। वो सोचता भी है कि एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक इस बार वहां नहीं है। सही है। क्लाइंट सोचता है कि देखो, सीयर पाथवे को कंट्रोल करने वाले फैक्शंस के बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूं उसके हिसाब से क्या ये इशारा है कि क्लाइंट को गॉडेस से प्रे करना चाहिए? मतलब गॉडेस ही तो मदर ऑफ कंसीलमेंट है ना, इसलिए वो डिसाइड कर सकती है कि अरोडस उसे देख पाए या नहीं। क्लाइंट के दिमाग में बातें घूमने लगी और उसने जल्दी से एक कनेक्शन बना लिया। बेशक उसे ये नहीं लगता था कि सीधे स्कॉलर ऑफ योर पोशन फॉर्मूला के लिए प्रे करने से वो मिल जाएगा। मतलब ये बहुत अजीब बात नहीं होगी कि गॉडेस को प्रे करके पोशन फॉर्मूला दे दो, भीख मांग रहे, अच्छा नहीं लगेगा ये, और ये होगा भी नहीं। लेकिन नाइट हॉक के रूप में अपने एक्सपीरियंस से उसे शक था कि शायद फॉर्मूला पाने के लिए उसे पहले काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस देने पड़ेंगे, तभी एवरनाइट गॉडेस किसी रिचुअल के जरिए उसे वो फॉर्मूला देंगी। चर्च में ऐसा होता था, अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशंस करोगे तो अगर आप डाइजेस्ट भी कर लियो पोशन तो आपको फॉर्मूला मिलता है। तो ऐसे टिंजन सिटी की याद आ गई जब क्लाइंट नाइट हॉक बना था। यार सीक्वेंस 9 पे था, कॉन्ट्रीब्यूशंस करना था उस वक्त उसको। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब क्लाइंट के दिमाग में कुछ आइडियाज आने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आइडिया था कुछ ऐसा जो कि मैं आपको बताऊंगा। मतलब न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन को संभाल लेगा अगर क्लाइंट, तो इससे गॉडेस की हेल्प होगी। हालांकि क्लाइंट को शक था कि गॉडेस के पास ये पाथवे के लिए सिर्फ स्कॉलर ऑफ योर तक के ही पोशन फॉर्मूलाज होंगे, तो हेल्प करके सीक्वेंस 3 पहुंच जाएगा। उसके आगे यानी कि एंजल लेवल वाले फॉर्मूलाज तो नहीं होंगे एवरनाइट गॉडेस के पास भी, तो बाद में, तो बाद की बात में कम से कम सीक्वेंस 3 पहुंच जाए। आप बोलोगे गॉडेस के पास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस वक्त एंटिगोनस फैमिली का एंजल तभी नहीं मरा था, बल्कि एक सीक्रेट महल में छुप गया था जहां वो कंट्रोल खोकर एक मॉन्स्टर बन गया था और हाफ सील्ड स्टेट में था। उसके अलावा फूल कार्ड भी वहीं था और अभी तक रिट्रीव नहीं हुआ था, तो गॉडेस के पास भी उससे ऊपर का फॉर्मूला नहीं होगा। उस वक्त क्लाइंट का इरादा एमॉन के अवतार्स के बारे में पूछने का था, पर उसे अचानक याद आया कि रैट डेमिगॉड की यादों में मॉर्डर पाथवे के एंजल और एमॉन के बारे में वार्निंग इसी मिरर ने तो दी थी। जैसे ये ख्यालात उसके दिमाग में आए, क्लाइंट ने अपनी आंखें छोटी की और मिरर की तरफ देखा और सर हिलाया। ठीक है, आज के लिए इतना सवाल काफी है, वापस चले जाओ, फ्यूचर में अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फिर से समन कर लूंगा। और मिरर भी बोलता है हाँ ओके ग्रेट मास्टर, आई विल गो नाउ, बहुत खुशी हुई आप वापस आ गए, फिर से मिलेंगे, बाय बाय। हाँ, ये सब हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। एंड क्लाइंट सब कुछ जब नॉर्मल हो गया उसके बाद क्लाइंट मुरा और वो कागज उठा लिया जिसपे पहले सिंबल बनाया था। क्लाइंट उसे उंगलियों के बीच रखता है, ऐसे स्नैप वगैरह कुछ करता है जिससे आग लग जाती है कागज में। देन राख नीचे गिरी और उसने अपना बायां हाथ फैलाया। उसकी हथेली में 2 ऐसे मैगेट्स थे जो सॉलिड मिस्टीरियस सिंबल्स के साथ चमक रहे थे। ये दोनों कीड़े हल्का सा तड़प रहे थे, अपनी लाइफ फोर्स का यूज करके पूरे बेडरूम को पागलपन और अजीबोगरीब फील से भर रहे थे। आसपास की लाइट्स बीच बीच में धीमी और तेज हो रही थी और ये और कुछ नहीं बल्कि वॉर्म्स ऑफ स्पिरिट थे जिन्हें क्लाइंट ने
अपने शरीर से अलग किया था। जैसे वॉर्म ऑफ टाइम अपना एमॉन करता है, सब क्लाइन भी कर सकता है। समझ रहे बात? डेमीगॉड बनने के फायदे हैं कुछ मित्रों, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, तुम लोग अभी सीक्वेंस 7 पे ही हो। मैं बन चुका हूँ डेमीगॉड, मेरे से पूछो। एनीवेज, तो अचानक क्लाइन ने अपना दायां हाथ बढ़ाया और उन दोनों ट्रांसपेरेंट कीड़ों की तरफ दबाने लगा। उसका हाथ अचानक रुक गया, बस उन्हें छूने ही वाला था, और फिर उसने हाथ उठाया और नीचे किया, बस रुकने के लिए। क्लाइन ये प्रोसेस कई बार कर रहा था ऐसे ऐसे, ठीक है, जब तक कि अंत में उसने एक डेड पैन एक्सप्रेशन के साथ पूरी ताकत से उन्हें दबा नहीं दिया। एक अनजान और इल्यूजन से स्नैप की आवाज के बीच उसके सर में अचानक तेज दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा के टुकड़े हो रहे हो। ये किसी गोली लगने या किसी जख्म से भी ज्यादा दर्दनाक था। क्लाइन ने अपने क्लाउन पावर्स का यूज करके चेहरे की नर्व्स को संभाला। कुछ सेकंड बाद उसने अपना दायां हाथ उठाकर टेम्पल्स पे मालिश की और मन ही मन बड़बड़ाया कि सच में हर वॉर्म ऑफ स्पिरिट के मरने से स्पिरिट बॉडी को नुकसान तो होता है। और क्लाइन की अभी लिमिट क्या है? 6। और हाँ, फिलहाल के लिए क्लाइन जो है वो कोशिश बंद करता है और वो देखना चाहता है कि रिकवर होने में उसे कितना वक्त लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्लाइन इन चीज को बेयर कर सकता है। बेयर करने लायक चीज है, सहने लायक चीज है, ठीक है। ऐसे भी क्लाइन के अंदर मेंटल टाइप का दर्द ये सब बेयर करने का क्षमता बहुत ज्यादा है। ऐसा क्लाइन सोचता भी है कि अगर बैटल के बीच मैरिन डिस्ट्रॉय हो जाए और वॉर्म ऑफ स्पिरिट वक्त पे वापस ना मिल सके तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है कि नहीं? और हाँ, ये जो क्लाइन का वॉर्म ऑफ स्पिरिट है ये एमॉन के वॉर्म्स ऑफ टाइम अवतार से तो काफी अलग है। बिजारो सॉर्सरर का वॉर्म ऑफ स्पिरिट तभी नहीं मरता जब मैरिन डिस्ट्रॉय हो जाए। ज्यादातर वक्त एक बिजारो सॉर्सरर उन्हें वक्त पे वापस बुला सकता है। इसका कारण यह है कि बॉडी और मैरिनेट के बीच की दूरी उतनी ज्यादा नहीं होती। तो हाँ, सिचुएशन कंफर्म करने के बाद और वॉर्म्स ऑफ स्पिरिट के अंदर के बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के वापस आने का इंतजार करके क्लाइन ने कुछ मटेरियल्स इकट्ठे किए और द फूल को प्रे करने के लिए एक रिचुअल सेटअप किया। कई सारे काम करने के बाद क्लाइन ने 2 वॉर्म्स ऑफ स्पिरिट की लाशों, 2 सिल्वर प्लेट्स और उस कॉम्प्लिकेटेड सिंबल का यूज करके 2 सिल्वर ब्लैक गोलियां बनाई, जिसमें बाद वाली चीज स्नेक ऑफ मर्करी विल ऑसेप्टिन से आई थी। याद है ना, विल ऑसेप्टिन उसे दिया था। तो हाँ, ये सारी चीजों का यूज करके वो गोलियां बनाया है। अब ये दोनों गोलियां थी, गोलियां खाने वाली नहीं, ठाए ठाए करने वाली, समझ रहे हो बात? ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स भी खुदे हुए थे। वो अंदर की तरफ फैल रहे थे जैसे एक ही पॉइंट पर मिल रहे हो। वो पूरी तरह से ग्लूमी थी पर काली नहीं। बस एक नजर देखने से ही इंसान के विचार जो है ना वो धीरे धीरे स्लगिश हो जाते हैं। यहाँ एक कॉइन को उछालता और डिविनेशन का यूज किया अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन के साथ, ताकि दोनों गोलियों की एबिलिटीज का पता लगा सके। नाउ इन बुलेट्स की पावर क्या है, कैसी हैं ये बुलेट्स? वेल, टारगेट को लगते ही तुरंत उन्हें पैरालिसिस हो जाएगा। इस स्टेट में रहने का वक्त इस बात पे डिपेंड करता है कि इंसान की स्पिरिट बॉडी कितनी स्ट्रांग है। यहाँ तक कि सीक्वेंस 3 के सेंट्स भी 1 या 2 सेकंड के लिए स्टिफ तो हो ही जाएंगे। और देखा जाए तो जिस लेवल पे क्लाइन है उस लेवल की लड़ाई में 1-2 सेकंड बहुत होता है। क्लाइन की जो भी करंट पावर है उससे ज्यादा पावरफुल तो ये आप बुलेट्स बन गए मित्रों। बट गोली लगनी भी चाहिए, नहीं लगी तब तो फेल हो गया। और क्लाइन को बना पाया क्योंकि ये ग्रे फॉग के ऑग्यूमेंटेशन का नतीजा है। ये दोनों गोलियां फेट सिफॉन चार्म के लेवल की होनी चाहिए। हालांकि क्लाइन के वॉर्म्स ऑफ स्पिरिट की तुलना एमॉन या पैलेस के वॉर्म्स ऑफ टाइम से नहीं की जा सकती, पर जितनी पावर क्लाइन अब ग्रे फॉग के ऊपर की मिस्टीरियस जगह से खींच सकता है वो अब पुराने वक्त से तो काफी बेहतर है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बुलेट्स बन गई है, तो इसका नाम भी कुछ रख दिया जाए। इसका नाम रखेंगे कंट्रोल स्पिरिट बुलेट्स। अब इन गोलियों को चलाने के लिए पिस्टल भी चाहिए। अरे डेथ नेल है ना, क्लाइन उसको बेचा नहीं था, तो हाँ, क्लाइन अपना उसका सिलेंडर है उसमें दोनों गोलियां भर दिया। इसके बाद क्लाइन ऑल्टर के पास जाता है, एक कागज फैलाता है और उसमें कुछ लिखने लगता है। क्या लिखता है? वेल, क्लाइन लिखता है कि अगला मिशन ये है कि तुम अच्छे लेवल के चार्म्स और बियॉन्ड बुलेट्स ढूंढो। भगवान तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे 3 रिक्वेस्ट पूरे करने वाला। अब ये लेटर निम्नोस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन के पैट्रिक ब्रायन के लिए था। जी हाँ, क्लाइन लेटर लिख रहा था। क्लाइन सोचता भी है कि जब मेरे पास ऐसा एक सबऑर्डिनेट है तो उसे वेस्ट क्यों जाने दिया जाए। हाँ, जैसे ही क्लाइन बड़बड़ाया उसने लेटर फोल्ड किया, पुराने ऑल्टर पे उसने पैट्रिक ब्रायन का मैसेंजर समन किया और डेस्क की सरफेस पे काली आग भड़की और जल्दी ही इकट्ठा होकर एक ट्रांसलूसेंट पक्षी, बर्ड होता है ना, उस तरह के काले पंख वाले बर्ड, ऐसा कुछ तो बन गया। स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर ने क्लाइन को देखा, फिर धीरे से अपना सर झुकाकर लिफाफे को काट लिया, लेके चला गया। और स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर को देख के क्लाइन सोच रहा है कि भाई पैट्रिक जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट कंपेनियन भी कोई कमजोर चीज नहीं है, ठीक है, बंदा स्टाइलिस्ट है, मानना पड़ेगा। इसके बाद क्लाइन एक और लेटर निकालता है और लिखना शुरू करता है। अब इस लेटर में क्या लिखा? क्लाइन लिखता है कि मुझे कंसीलमेंट का आशीर्वाद मिल चुका है, तुम मॉर्डर पाथवे के डेमीगॉड लेवल की चीजें जमा करने की कोशिश कर सकते हो। इसके अलावा मुझे फेट की चोरी और रिप्लेसमेंट को तोड़ने का तरीका भी मिल गया है, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा अंधेरा कैसे बनाए जिसमें टेम्पररी ड्रीम वर्ल्ड हो? देन क्लाइन ये भी लिखा कि अगर वक्त मिले तो टिंजन जाकर मेरी एक मदद कर दो, ठीक है, वहां से जो है ना 3-078 ले आओ, ठीक है, उससे मैं फ्लेयरिंग सन बुलेट्स बनाना चाहता हूं। ऑफ कोर्स यहाँ बात म्यूटेटेड सेक्रेड एम्बलम की हो रही है जिसके अंदर इटर्नल ब्लेजिंग सन का डिवाइन खून छुपा हुआ है। ये बात भी क्लाइन लेटर में लिख देता है। तो हाँ, उससे बुलेट बनाना होगा। और एक और बात, सिर्फ अपनी ताकत को काफी बढ़ाकर ही तुम एमॉन के अवतार से निपटने में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो।
नाउ यू माइट बी थिंकिंग क्लाइन ये लेटर किसको लिख रहा है? अब तक आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो लेनर्ड मिचेल। तो जब लेनर्ड मिचेल को ये लेटर मिलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, मैं टेंशन मतलब अभी बता रहा हूं। तो मिस मैसेंजर लेनर्ड तक खत पहुंचा देती है जो कि क्लाइन लिखा था, और लेनर्ड खत को पढ़ता है, काफी सारी डिटेल्स थी इसमें, और लेनर्ड तुरंत बुढ़े से पूछता है कि भैया सबसे पहले ये बताओ कि क्लाइन के पास इतनी पावरफुल मैसेंजर आई कैसे? ऑफ कोर्स मैसेंजर के जाने के बाद, यानी रेनेट टिंकर के जाने के बाद ये पूछा। एंड लेनर्ड का मानना था कि क्लाइन जो है ना मिस्टर फूल का ब्लेसेड है, इसीलिए मिस्टर फूल ही दिए होंगे ऐसे मैसेंजर। बट बुड्ढा वाज लाइक जरूरी नहीं है वही कारण हो, ठीक है, समटाइम्स आपका किसी ऐसे पावरफुल बीइंग से इनकाउंटर हो जाता है, आपकी बॉन्डिंग कुछ बन जाती है, तो वो लोग मतलब मैसेंजर वगैरह बन सकते हैं। जैसे मैं जो हूँ पहले ज़ोरास्ट सीक्वेंस 1 का, वो तुम्हारे जैसे बेवकूफ लेनर्ड मिचेल के साथ हूँ। ऑल्सो वो जो मैसेंजर है मिस मैसेंजर रेनेट टिंकर, वो एक्सक्लूसिवली क्लाइन के लिए काम नहीं कर रही होगी, और हाँ वो एक इनकम्प्लीट एंजल है। चलो ये तो पता चला एंजल है। एनीवेज लेनर्ड यहाँ लेटर पढ़ता है और उसको पता चलता है कि क्लाइन एक्चुअली का जो उसका जो कंसीलमेंट वाला मामला था कि ब्लेसेड ऑफ कंसीलमेंट होना चाहिए, वो क्लाइन सेट कर चुका है। एंड ये सुन के पहले ज़ोरास्ट वाज लाइक हाँ वाकई में लॉन्डा मतलब ब्लेसेड ऑफ कंसीलमेंट है। देन लेनर्ड यहाँ सन चार्म वाली बात को भी पढ़ा, और अब जाके लेनर्ड को मालूम पड़ा कि कैसे मेगोस वाली फाइट में बुक 1 के अंदर क्लाइन के पास इतना पावरफुल सन चार्म था। लेनर्ड अपने बुड्ढे को कहता है कि बुड्ढे क्लाइन को पता चल गया कि 3-0782 के अंदर सन गॉड का खून है, तुम्हें नहीं पता चला, तुम इसको महसूस नहीं कर पाए। बुड्ढा वाज लाइक कि बेटा इतनी आसानी से अगर पता चल जाता ना तो टिंजन में कितने सारे आते हैं, मतलब नाइट हॉक्स वाले बड़े बड़े लोग, उन लोगों को भी पता चल चुका होता, ठीक है, और इस आर्टिफैक्ट का ग्रेट रैंकिंग 3 नहीं होता, इनफैक्ट वो टिंजन में होता भी नहीं, कहीं अच्छे से रखा जाता। मतलब वो जो ब्लड भले ही सन गॉड का है लेकिन उसको अच्छे से छुपाया गया है, किसी को पता नहीं चलता। पता नहीं इस क्लाइन मोरेटी को कैसे पता चला। जो भी हो, क्वेश्चन अब यहाँ ये है कि एक्चुअली में अपना जो लेनर्ड मिचेल है वो 3-0782 को वापस से कैसे हासिल करेगा। आपको याद होगा अगर, तो लेनर्ड अभी अकेले वर्क कर रहा है काइंड ऑफ, क्योंकि वो अब एडवांस कर सकता है, जस्ट दैट उसका पोशन डाइजेस्टेड नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था। याद है ना, उसको एक ऑर्डर मिला था हायर अप से। तो हाँ, तो इस ऑर्डर के तहत जो है ना, लेनर्ड टिंजन में भी अगर कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट होता है तो वहां वो ऑफिशियली जा सकता है। देन उस पैरानॉर्मल इंसिडेंट को रिजॉल्व करने के लिए वो 2-3 लोकल वहां के नाइट हॉक्स का हेल्प ले लेगा, और इस मामले में ही वो एक्चुअली में रिक्वेस्ट कर सकता है 3-0782 का, जो कि इजीली अप्रूव भी हो जाएगा क्योंकि लोगों के हिसाब से तो ये ग्रेड 3 का सील्ड आर्टिफैक्ट, राइट। हाँ, यही प्लान लेनर्ड बनाता है और बुड्ढे से पूछता है कि बुड्ढे ठीक है कि नहीं प्लान। बुड्ढा भी कहता है हाँ हाँ प्लान ठीक है और तुम अपने हिसाब से चलो। अब बेशक ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम एंथनी स्टीवेंसन के मिशंस 1-2 हफ्ते में खत्म कर सको, मतलब वही मिशन दिए थे लेनर्ड को ढेर सारे। और हाँ, अगर एमॉन को खत्म करने के रियल ऑपरेशन शुरू होने से पहले लेनर्ड को सन फ्लेयर बुलेट्स नहीं मिलती है तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी बात लेनर्ड मिचेल की। अब हम आते हैं शाओ एंड फोर्स पे, और यहाँ शाओ फोर्स से पूछती है कि ये जो मिस जस्टिस है अपनी ग्रे फॉग के अंदर, वो ऑड्री है क्या? ये सुन के फोर्स वाज लाइक है ऑड्री थोड़ी होगी, ऐसे कैसे हो सकती है? एक मिनट, लक्षण तो सारे ऑड्री से ही मिल रहे हैं, लुक भी वैसा ही है। फिर ये लोग कोइंसिडेंसेस याद करते हैं फर्स्ट बुक से कि कैसे फोर्स को बुक के अंदर ये फूल वाली चैंटिंग्स मिली थी, याद है? ऑड्री भी उस जगह पे थी। देन ऑड्री इन लोगों को मिशन वगैरह दे रही थी जो कि अल्टीमेटली बाद में पता चला कि मिस्टर फूल के टैरो क्लब द्वारा ही एग्जीक्यूट किया गया था। तो हाँ, अब सोचने पे फोर्स को भी लग रहा है कि ये ऑड्री ही मिस जस्टिस हो सकती है। तो ये ऑड्री और तो फोर्स और शाओ डिसाइड करती हैं कि अब से जो है ना ऑड्री पे अपन जो है ना नजर रखेंगे, इस बात को कंफर्म करेंगे। अब इस बातचीत के बाद शाओ जाती है ईस्ट बॉरो के एक बार में जहाँ की वो हमेशा आती है। बारटेंडर से पूछती है कि कोई मिशन विशन मिला है क्या? तो पार्टनर भी लिस्ट दे दिया कि ये सब मिशन अभी चल रहा है, कुछ चाहिए तो ले लो। बेसिकली वो अर्नेस्ट बॉयर वाला मिशन होगा ना एमलिन वाइट का, ठीक है, तो उसको खोज रही थी शाओ, जो कि अभी तक तो लिस्टेड नहीं था। देन शाओ यहाँ शर्मन के बारे में पूछती है। याद है एक आदमी है जो कि है तो आदमी लेकिन सोचता है कि वो औरत है, वो शर्मन एक था। हाँ, तो उसके बारे में। एंड बार्टेंडर कहता है कोई आइडिया नहीं है, उसको तो मर्द ही पसंद है ना, मर्द होके भी, तो वो किसी मर्द के साथ भाग गया होगा। एंड शाओ वाज लाइक ऐसे मजाक मत कर मेरे सामने, कुछ पता चले शर्मन के बारे में मेरे को बता दियो। दूसरी तरफ ब्रेव हार्ट्स बार के अंदर जाता है एमलिन वाइट और वो मिलता है इयान से। क्यों मिला भैया? क्योंकि एमलिन वाइट को डालना है बाउंटी फॉर अर्नेस्ट बॉयर, खत्म करने के लिए नहीं, ट्रैक करने के लिए, और जो भी ट्रैक करके इन्फॉर्मेशन देगा बढ़िया बढ़िया उसको 100 पाउंड दिया जाएगा। यान कहता है ठीक है, इस बाउंटी के बारे में सबको बता दूंगा कि ऐसा कुछ बाउंटी आया है, बट एक ट्रैकिंग के काम के लिए 100 पाउंड कुछ ज्यादा नहीं
नहीं हो गया? इमलिन वाइट वाज लाइक, हाँ मुझे पता है 100 पाउंड थोड़ा ज्यादा मैं दे रहा हूँ, लेकिन ही इज अ डेंजरस पर्सन। अब मन में इमलिन वाइट सोच रहा था कि टैरो क्लब के डिस्कशन के बाद जो है ना वो प्लान कुछ तो सेट कर लिया है। उसे लगता था कि एर्नेस्ट बॉय को ट्रैक करना एक आसान मिशन है। साइमन विस्काउंट पक्का ऐसा नाटक करेगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और जानबूझकर एक फिक्स रास्ते पे चलेगा। इसीलिए ये 100 पाउंड असल में मिस जजमेंट के इस ऑपरेशन में रिस्क लेने की फीस थी। बेशक धोखा देने और चीजों को छिपाए रखने के लिए ये लगभग पक्का था कि इस मिशन को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा बाउंटी हंटर्स होंगे और इससे सबको रिवॉर्ड का अलग अलग हिस्सा मिलेगा। इमलिन सिर्फ इतनी गारंटी दे सकता था कि मिस जजमेंट को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो हाँ, इसके लिए इमलिन ये बाउंटी काइंड ऑफ पब्लिक में दिया है, राइट? मिस जजमेंट ऑफ कोर्स शाओ है, समझ रहे हो ना? हाँ, जस्टिस और जजमेंट में कंफ्यूज मत होना, मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी बोलते बोलते। अब एक और बात यहाँ करता है अपना इमलिन, विच वाज कि वो कहता है इयॉन से कि रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स के बारे में कुछ पता करके बताओ, खास करके वो मेंबर्स जो कि बैकलैंड में हैं। एंड इयॉन वाज लाइक, ये कौन लोग हैं? एंड इमलिन कहता है, देखो वो फॉरेनर जैसे दिखते हैं फ्रॉम सदर्न कंटिनेंट, स्पेशली फ्रॉम द स्टार हाईलैंड्स एंड द पैज रिवर वैली। और हाँ, उनका इन्फो दोगे तो 50 पाउंड मिलेगा इन्फो के लिए, और कोई अगर तगड़ा इन्फो सब्सिक्वेंट लाके दोगे तो एक्स्ट्रा 20-20 पाउंड में ऐड करता जाऊंगा। यान कहता है, ठीक है कर दूंगा मैं आपके लिए मिशन। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इमलिन भाई के पास अब सिर्फ 357 पाउंड ही बचे हैं सेविंग्स में, तो थोड़े पैसे कमाओ इमलिन भाई, है कि नहीं? पूरा ज्यादा रहे हो कमा कम रहे हो, जो भी हो। इमलिन ये सब बात करके यहाँ से निकलता है एंड इमलिन निकल के सबसे पहले चीज सोचता है कि मैं जब भी इयॉन से मिलता था ना तो उसके आसपास मैं एक रैट को हमेशा स्मेल कर पाता था। अब लड़का है लड़की ये नहीं पता, बट अभी वो रैट नहीं था। ऑल्सो इमलिन जब इयान को रोज स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया, मतलब कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो इयॉन ऐसे एक्ट किया एज इफ वो जानता ही नहीं है क्या होता है रोज स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन ये नाम सुन के उसका हार्ट बीट बढ़ा था, यानी कि उसको पता तो है रोज स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, वो बस छिपा रहा था इयॉन से। ऑल्सो इयॉन हमेशा शर्लॉक के बारे में बात करता है, लेकिन अभी वो शर्लॉक के बारे में भी कुछ नहीं पूछा, मतलब वो बैकलैंड में आया है या नहीं, विच मीन्स कि या तो शर्लॉक के बारे में ऑलरेडी इयॉन को पता चल चुका है या फिर शर्लॉक बैकलैंड में आ चुका है और इयॉन उससे मिल चुका है। हाँ, इतना सारा दिमाग अपना इमलिन वाइट लगा रहा है, उसको बेवकूफ मत समझो तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग उसको रेस्पेक्ट नहीं करते। आज से रेस्पेक्ट इमलिन वाइट कमेंट में स्पैम कर देना। दूसरी तरफ रोस्टेड आर्किपेलागो के सिटी ऑफ जेनरोसिटी बायम में हम देखते हैं कि कैटलिया और फ्रैंक जा रहे हैं मिलने अपने एक क्रू मेंबर हीथ डॉयल से। हीथ डॉयल वही है जो कि किल्फ पे नजर रख रहा था। तो ये लोग पूछते हैं कोई इन्फो है तो बताओ। तो बताता है भाई हीथ डॉयल की 3 दिन पहले एक स्ट्रेंज आदमी जो है ना वो किल्फ से मिलने आया था और वो 15 मिनट तक उसके साथ रहा। उस आदमी का हम लोग पीछा भी करवाए, लेकिन वो आदमी को पकड़ नहीं पाया, उसका ट्रेल लॉस्ट हो गया, कहीं तो वो भाग गया। इस पे कैटलिया पूछती है कि वो दिखता कैसा था। हीथ डॉयल वाज लाइक कि एक ब्लडी पोर्ट्रेट दिखाता हूँ, ये आदमी कुछ ऐसा ही दिखता था। अब दिखने में तो आदमी नॉर्मल सा था, जस्ट उसका एक बहुत ही खतरनाक फीचर था, विच वाज कि उसके दोनों कान में ना 3 गोल्डन स्टड्स लगे हुए थे और बंदा दिखने में एथलेटिक था। Now, इसके अलावा किल्फ की जो रूटीन थी वो बाकी एकदम नॉर्मल ही रही है, कोई अननोन इंसान उससे मिलने आया नहीं है। और हाँ, वो रोज घर में जो है ना एक प्रोस्टिट्यूट को लेके आता है फॉर व्हाटएवर रीजन, आप समझ ही गए होंगे। अब ये सब सुन के कैटलिया वाज लाइक, ठीक है चलो किल्फ से थोड़ा मिल के ही आते हैं। और फ्रैंक भी बोलता है चलो मैं भी चलता हूँ साथ। तो हाँ, कैटलिया किल्फ के घर पे जाती है, नॉक करती है, अंदर जाती है, मिलती है उससे और बोलती है कि देखो किल्फ भैया, मैं तुम्हें अपने क्रू का पार्ट बनाना चाहती हूँ। एंड किल्फ ये सुन के बोलता है क्यों, क्या हुई? मतलब किल्फ का कहता है मैं आर्टिशन हूँ, मैं जमीन पे ही ठीक हूँ, कहाँ मैं सेलर बन के समुद्र में तैरूंगा, मतलब ये सब मेरे को आता नहीं। एंड कैटलिया वाज लाइक टेंशन मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, शिप पे आओ, मेरे लोगों से मिलो, ठीक है, तो मतलब आओ, मतलब मेरे क्रू का हिस्सा बन जाओ। एंड किल्फ वाज लाइक देखो, एक तो मेरे को रोज सेक्स सुख चाहिए होता है, ठीक है, वो मुझे शिप पे मिलेगा नहीं, ये सब भी प्रॉब्लम है। अब ये बात सुन के फ्रैंक खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि फ्रैंक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है, ठीक है, फ्रैंक का गिनी पिग होने वाला है अपना किल्फ। तो फ्रैंक अपना इंट्रोड्यूस करता है कि मैं फ्रैंक हूँ, इट्स नाइस टू मीट यू, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करने की गिनी पिग मिलेगा तो अच्छा तो मुझे भी लगेगा। वैसे किल्फ भले ही मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा शिप पे, लेकिन उसके पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कैटलिया बोल दिया जाने का तो जाने का, कुछ कर नहीं सकते। तो किल्फ भी कहता है ठीक है चल ही लेते हैं शिप पे, सामान वगैरह पैक कर लेता हूँ। देन वो आगे बढ़ता है, फिर मुड़ के कहता है किल्फ की टुडेज मूनलाइट इज एज ब्यूटीफुल एज इट ऑलवेज हैज बीन, इजंट इट? मतलब आज की मूनलाइट बहुत खूबसूरत है कि नहीं? फिर ये जो किल्फ बंदा था वो स्टेयरकेस के पास जाता है और वहां से एकदम गायब हो गया। और अब तक कैटलिया को समझ आ गया कि कुछ तो एबनॉर्मल है। वो इनफैक्ट पहले ही एबनॉर्मैलिटी नोटिस कर ली थी। क्या थी एबनॉर्मैलिटी? वेल, किल्फ का जो स्पिरिट बॉडी था
वो पहले एक आम इंसान जैसा था, पर अब वो एक को ज्वाइंट पर्सन बन चुका था। चांद की रोशनी में ये को ज्वाइंट पर्सन नरिश हो रहा था और तेजी से पावरफुल हो रहा था। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिसे कैटलिया सॉल्व नहीं कर सकती थी, बट स्टिल वो डिसाइड करती है कि वो क्वीन को इस बारे में लेटर लिखेगी। इसके अलावा उसे गेडमैन स्पैरो की मीटिंग वाली रिक्वेस्ट भी याद रखनी चाहिए। वहां कैटलिया ने मन में एक लंबी सांस ली और अचानक ऊपर की तरफ देखती है। आसमान में पतली बादलों के बीच लाल चांद चमक रहा था और बिल्कुल शांत था। बता दिया मैं, ये बात जरूरी तो नहीं थी, बट ठीक है ले लो। यहां से हम पहुंचेंगे सीधा बैकलैंड हिल्स्टन बोरो में ईस्ट बैलम मिलिट्री वेटरन मेस के अंदर। याद है ना, यहीं पे ड्वेन डैंटिस गया था मैट के साथ, तो फिर मिला था लोगों से और फिर उसको आर्म्स डील मिला था। तो हाँ, ड्वेन डैंटिस और मैट वापस से अपने कैरेजेस से उतरते हैं और एक साथ इस वेटरन मेस के लॉबी में एंटर करते हैं। यहाँ ये लोग अगेन कैल्विन से मिलते हैं और सब लोग खुश हैं क्योंकि क्लाइन यहाँ सक्सेसफुली आर्म्स डील कंप्लीट किया है। और कैल्विन पूछता भी है क्लाइन से कि भैया कितना कमा लिया इस डील में, टेंशन मत लो, मैं आगे से प्राइस बढ़ाऊंगा नहीं डील में, बस बता दो कितना कमाए हो। एंड क्लाइन वाज लाइक 20,000 पाउंड की कमाई हो गई है। अच्छी खासी कमाई हुई है, सब लोग खुश हैं। अब कैल्विन पूछता है कि वहां जाके आप मे सैंचेज से तो मिले ही होगे, तो वहां कुछ एबनॉर्मल फील हुआ? एंड क्लाइन वाज लाइक या एबनॉर्मल तो फील हुआ। रिवाइवर स्क्वायर जो एरिया था वहां पे बिजली वगैरह गिरी थी एक रात। अब कौन बताए कि ये बिजली क्लाइन ही गिराया था। इसके अलावा मे सैंचेज ऐसा दिखता है जैसे वो कई अलग अलग फैक्शंस के बीच एक नाजुक सा बैलेंस बनाकर चल रहा है, पर असल में वो चुपके से किसी एक खास फैक्शन के साथ मिल चुका है। इसके बाद क्लाइन ऐड करता है कि मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि वो किसका साथ दे रहा है। क्लाइन भैया आपको पता तो सब है, लेकिन क्लाइन जो है ना वो चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने लियोन मिलिट्री का भरोसा जीतने के लिए थोड़ी सी बात बता दी, लेकिन एग्जैक्टली कुछ नहीं बताया। अब क्लाइन की ये सब बात सुनकर कैल्विन कहता है कि ये सब भी कोई बुरी बात नहीं है। मे सैंचेज के आसपास जो कुछ फैक्शंस हैं उन्हें इंटिस सपोर्ट कर रहा है। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो वो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। जब वो वक्त आएगा तो शायद हमारे पास और भी ज्यादा आर्म्स की सेल्स आ जाएंगी। तो ये सब बात हो गई आर्म्स डीलिंग की। अब पॉइंट ये है कि भैया ये कैल्विन बुलाया क्यों है ड्वेन डैंटिस और मैट को? वेल, कार्ड्स खेलने, पत्ते खेलने के लिए बुलाया है, वो भी वीआईपीज के साथ। कौन सा पत्ता खेलने वाले हैं? टेक्सास होल्डम, यानी जो भी है वो है। तो क्लाइन पूछता है कि कौन होंगे वीआईपी, एंड वो बंदा बताता है कैल्विन कि वीआईपी होने वाले हैं एडमिरल एमरियस। याद है कि नहीं एडमिरल एमरियस? थर्ड बुक के अंदर से नहीं याद है तो चलो मैं याद दिला देता हूं। देखो, अभी के लिए उन्हें एक नई पोस्ट मिली और फिलहाल वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चार्ज में है। और एडमिरल एमरियस है कौन? वेल, वो वही एडमिरल हैं जिनके छोटे भाई को गवर्नर जनरल के पोस्ट से हटा दिया गया था, जिनकी मिस्ट्रेस को मदर ट्री ऑफ डिजायर ने करप्ट कर दिया था, और आखिरकार जिन्हें सेंट्रल सोनियासी की नेवी के हाईएस्ट कमांडर का पोस्ट भी खोना पड़ा था। याद है क्लाइन उनके साथ पहले काम कर चुका है, याद है कि नहीं? जहां पे क्या क्या हुआ था, गंदी गंदी चीजें, याद है? थर्ड बुक के अंदर सब कुछ हुआ था, वापस रिपीट नहीं करूंगा। क्लाइन तो उनका रूप भी धारण किया था। अब तो याद आ ही गया होगा, अब भी नहीं याद आया ना तो फिर से मेरी थर्ड बुक वाली वीडियोस देखना शुरू करो। जब भी क्लाइन को यहाँ ओरावी आइलैंड पे जो कुछ भी हुआ था वो थोड़ी पुरानी बातें याद आने लगी और थोड़ा सा क्लाइन को नॉस्टैल्जिया होने वाला लगा कि याद है एक रात जब मैं एमरियस बना था, उनकी बीवी मेरे साथ गंदी हरकतें करना चाहती थी लेकिन मैं उनको रोकता रहता था। और कहीं ना कहीं क्लाइन के अंदर एडमिरल एमरियस रिवेल्ट को लेके थोड़ा सा गिल्ट भी था क्योंकि उस दिन उनकी बीवी चली ही टपक ही गई थी, अगर आपको याद हो। हालांकि तब जो कुछ भी हुआ था उससे क्लाइन का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था, ये सब काम था मदर ट्री ऑफ डिजायर व्हाटएवर शी इज। जो भी वो क्लाइन यहाँ कैल्विन से पूछता है कि हाँ उनके साथ ताश खेलना है, इसका मतलब है कि ये हमारी आगे की कोऑपरेशन के लिए हिज एक्सेलेंसी को अप्रूवल होना जरूरी लगता है कि नहीं? एंड कैल्विन इज लाइक ऐसा ही समझ लो, चलो अब ऊपर चल के वीआईपी रूम में कार्ड्स खेलते हैं। और हाँ, तुम जो है ना कार्ड्स खेलने जाओगे तो थोड़ा सा पैसा हारना, जीतना नहीं ऐसे बहुत ज्यादा। ऐसे कैल्विन ये भी कहता है कि एमरियस इज वेरी गुड एट कार्ड्स, तुमसे जीत भी नहीं पाओगे, हारोगे ही, ठीक है? तो क्लाइन कहता है ठीक है, पैसे हार ही जाऊंगा मैं तो 200 पाउंड लाया हूं, इसकी बाजी लगा लेंगे, इसके चिप्स खरीद लेते हैं और खेलते हैं ताश। एंड कैल्विन वाज लाइक 200 में क्या होगा भैया, 1000 पाउंड का चिप मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी खरीद चुका हूँ, ये पकड़ो चिप, ठीक है? और बाद में पैसे 800 पाउंड मुझे लौटा देना, 200 अभी दे दो। साला ये अमीर होने के भी बहुत लफड़े हैं, ठीक है? बहुत पैसे उड़ाने पड़ते हैं ऐसे ऐसे गैदरिंग्स में। खैर, तो ये लोग लग्जरियस हॉल में जाते हैं। कैल्विन, मैट, क्लाइन सब लोग खेलने वाले हैं। एमरियस भी एक टेबल पे बैठा है और तभी क्लाइन को एक और जाना पहचाना बंदा उस टेबल पे दिखता है। कौन था ये बंदा? कॉनस किलगॉर। जी हाँ, MI9 का डिप्यूटी डायरेक्टर, जो कि क्लाइन का वन ऑफ द टारगेट्स है। अरे वही बंदा जो डीमनस सेक्ट और रॉयल फैमिली के एक खास फैक्शन के बीच की डील का मिडिल मैन था। वो ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड के गुनहगारों में से एक है। तो हाँ, अब चलेगा ताश, और देखा जाए तो टेबल पे यहाँ 3 डेमिगॉड्स बैठे होंगे जो कि कार्ड्स खेल रहे होंगे। एमरियस, किलगॉर और अपना क्लाइन मोरेटी। भूल जाते हो कि क्लाइन भी अपना डेमिगॉड है। अब यहाँ पत्तों का खेल शुरू होता है, टेक्सास होल्डम। और मुझे इनके रूल्स नहीं पता, मुझे पत्ते समझ में नहीं आते, मैं ज्यादा खेलता नहीं,
तो मैं इस पार्ट को जो है ना बहुत जल्दी से निपटा देता हूँ, बस बताता हूँ कि चल क्या रहा था। तो एमरियस बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव खेल रहे थे, मतलब सिर्फ कॉल कर रहे हैं, ब्लफ पकड़ने का मतलब ब्लफ कर रहे हैं या क्या पता नहीं, और अगर कोई उनके ब्लफ पकड़ने का सोचता भी था तो उनका 4 9s निकल जाता था, वो उस हैंड को जीत जाते थे। बेसिकली एमरियस फोल्ड कर ही नहीं रहे थे, कॉल पे कॉल किए जा रहे थे। वहीं किलगॉड का स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफरेंट था, वो कुछ राउंड्स हारता था, लेकिन वो जब भी हारता था ना वो बहुत स्मॉल अमाउंट हारता था, छोटा छोटा, लेकिन जो राउंड भी जीतता था बहुत बड़ा जीत जाता था, ओवरऑल काफी प्रॉफिट में था। और क्लाइंट देख रहा है दोनों काफी जीत रहे हैं, मतलब क्या दोनों अपने बियॉन्डर पावर का यूज करके चीटिंग कर रहे हैं मतलब लो एंड मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स या आम लोगों के साथ बियॉन्डर पावर आप अपना यूज कर लोगे, डेमिगॉड लेवल तो चीटिंग कर ही लोगे आप, क्या ऐसा हो रहा है क्या? बट अपना क्लाइंट भी डेमिगॉड है ना, उसको आप ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते, है कि नहीं? क्लाइंट जानता था कि एक के पास आर्बिटर पाथवे का डोमिनेंस है और दूसरे के पास बैरन ऑफ करप्शन का ब्राइब। क्लाइंट सोचता है कि अब मैं भी थोड़ी चीटिंग करूं, लेकिन मेरे पास जो पावर है चीटिंग कैसे हो सकती है? मतलब क्लाउन की पावर से क्या चीटिंग करेगा? हाँ, सबको यहाँ मैरिनेट बना लेगा तो अलग बात है, लेकिन वो तो क्लाइंट कर नहीं सकता, तो क्या चीटिंग की जाए? देखा है तो क्लाइंट के पास सिर्फ एक सीयर वाली पावर है, जो कि सीयर थोड़ा सा प्रेडिक्ट वगैरह कर सकता है चीजें, तो उसकी ही मदद करके चीटिंग कर सकता है थोड़ा बहुत क्लाइंट। और हाँ, कमरे के अंदर कोई मच्छर भी नहीं है, वरना क्लाइंट किसी मच्छर को मैरिनेट बना के मच्छर से कार्ड्स दिखवा लेता, वो भी ऑप्शन नहीं है क्लाइंट के पास। क्लाइंट सोचता है चलो सीयर के ही पावर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इस सब के बीच एमरियस क्लाइंट की तरफ देखता है, लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं देखा, फिर अपना कार्ड खेलने लगा। एंड क्लाइंट को लगता है क्या ये बियॉन्डर के पावर को मेरे को सेंस कर लिया है क्या? वैसे क्लाइंट काफी अपने आप को सप्रेस करके रखता है, तो ग्रे फॉग का ऑरा तो अब कोई देख नहीं सकता, बट हाँ शायद इतना तो पता चल ही जाता होगा कि हाँ ये बंदा भी बियॉन्डर तो है, क्या है कैसा है ये नहीं पता चले। अब क्लाइंट के हाथ में चिप्स वगैरह भी है, तो उससे भी क्लाइंट ऐसे फ्लिप करके डिविनेशन भी मार सकता है आराम से। एंड यहाँ पे कुछ करता भी है क्लाइंट, लेकिन जैसा मैंने बताया मुझे गैम्बलिंग समझ आता नहीं, कैसे इस गेम का रूल चलता है, क्या फुल हाउस होता है, क्या फ्लश होता है, मुझे पता नहीं, ये सब तो दाव पेच चाल नहीं समझ आ रहा, तो मैं सिर्फ अगेन आपको बताऊंगा कि हुआ क्या इस कार्ड गेम। तो एक राउंड ऐसा होता है जिसमें क्लाइंट, किलगॉड और एमरियस का बहुत कॉल हो रहा था, मतलब लोग बढ़ाए जा रहे थे 50 100 ऐसे करते करते 500 पाउंड तक बेट लग गया। और इस सब के एंड में सिर्फ 3 लोग बचते हैं जो कि अभी बेट लगाए जा रहे थे, विच वाज क्लाइंट, एमरियस एंड किलगॉड। ऑफ कोर्स यही 3 लोग बचेंगे। तो जब कार्ड ओपन होने का समय आया तो एमरियस का कुछ फ्लश निकल जाता है एंड ही वाज हैप्पी कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन उससे बड़ा निकलता है किलगॉड के पास जो कि था फुल हाउस। अब क्लाइंट की बारी कार्ड खोलने की, क्लाइंट का निकल जाता है 4 ऑफ ए काइंड, जो कि आई गेस फुल हाउस से भी बड़ा है, यानी कि क्लाइंट इस राउंड को जीत लेता है, जो कि सबसे बड़ा राउंड था, सबसे बड़ा हाथ मारता है क्लाइंट। अब आप बोलोगे क्लाइंट आखिर जीत कैसे गया ये राउंड? ठीक है, क्लाइंट कॉन्फिडेंट था वो जीतेगा, बट वो जीता कैसे? चलो मैं बताता हूँ। एक तो ये बात है कि एडमिरल एमिरस दूसरों पर दबदबा बनाना पसंद करता है और चीटिंग करने के लिए अपनी बियॉन्ड पावर पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। और जहां तक बात है किलगॉड की, तो वो अपना पूरा ध्यान थोड़ा थोड़ा बियॉन्ड पावर जो है ना वो एडमिरल एमिरस पे लगा रहा था, इसलिए वो क्लाइंट को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी बात, जो इंसान एक्चुअली में इन दोनों के साथ ताश खेल रहा था वो क्लाइंट नहीं बल्कि विनर इनूनी था। विनर वो तो जीतेगा ही ना। जी हाँ, क्लाइंट ऐसे अपने मैरिनेट के साथ प्लेस स्विच कर लिया था, दिख रहा था भले ऊपर से क्लाइंट है वही खेल रहा है, मतलब ड्वेन डांटेस, लेकिन वो एक्चुअली में इनूनी बैठा था। अगेन क्लाइंट से प्लेस स्विच करके खुद आ जाता है एंड इनूनी जो कि विनर है, अगर वो बैठेगा तो वो तो जीतेगा ही भैया, उसका भाग्य कैसा है आपको ही पता है। अब अगर आपको याद हो तो क्लाइंट को आइडियली हारना चाहिए था ताश के गेम में, लेकिन किलगॉड को देख के क्लाइंट अपना प्लान चेंज किया और बोला नहीं बेटा आज तो जीत के रहेंगे। और हाँ, इससे इस डेमिगॉड का अटेंशन भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं क्लाइंट को, जिससे क्लाइंट फ्यूचर में इससे कुछ इन्फो निकलवा सके, इसके और करीब जा सके, ताकि इसको पनिश भी कर सके आगे। तो हाँ, यहाँ और भी ताश के राउंड्स होते हैं। अगेन मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगा क्या सब हुआ, मुझे खुद समझ नहीं आया वो ताश में क्या हुआ। एंड ओवरऑल यही निकला कि क्लाइंट 1000 पाउंड का लेके गया था, बेट लगाया था चिप्स, 1000 एक्स्ट्रा जीत लिया, टोटल 2000 पाउंड हो गए उसके पास। और इसका परिणाम क्या हुआ? वेल, गेम के बाद एक्चुअली में कोनस किलगॉड क्लाइंट से मिलने आया और कहता भी है कि तुम बहुत लकी थे, बहुत अच्छा खेले। फिर इनके बीच हाय हेलो होती है, जोक वगैरह होता है, और बातों बातों में क्लाइंट से पूछ लेता है कि योर एक्सीलेंसी, क्या आप बैकलैंड के आसपास के मैनर्स के बारे में जानते हैं? मतलब मुझे एक मैनर खरीदना है तो कुछ सजेस्ट कर दीजिए, वहां कुछ शिकार के लिए जंगल भी होना चाहिए आसपास तो मजा आएगा। अब क्लाइंट किलगॉड से इसलिए पूछा ये सवाल क्योंकि मिस जस्टिस से जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को मिली थी उसके हिसाब से कोनस किलगॉड को अपने घर पर बैंक्वेट्स, बॉल या सलून्स रखना पसंद नहीं था, ना ही वो ऐसे किसी चीज का इनविटेशन एक्सेप्ट करता था। अब पता नहीं कि ये उसके नेचर में कोई प्रॉब्लम थी या उसके जॉब की वजह से था, मतलब उसका शौक जो है ना वो बहुत सिंपल था। पहला, उसे सिगार्स पीना पसंद था, खास करके ईस्ट बैलम के मिकेंट की शिफ्टन सिगार्स, पता नहीं जो भी होता है ये, पता नहीं, इसे दुनिया की बेस्ट सिगार मानी जाती है। इसमें भी मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, ये ताश, सिगार, सुट्टा वगैरह ये सब मेरे से बहुत दूर है। एनीवेज, उसका दूसरा शौक था कि उसे ताश खेलना पसंद है। अगेन ये मेरा शौक नहीं है, जो कि खास करके है टेक्सास होल्डम। तीसरा, उसे हंटिंग का शौक था, ये भी मेरा शौक नहीं है भैया। ये बंदा और मैं, हम लोग लगता है एकदम पोलर ऑपोजिट है। वो अक्सर ऑटम और विंटर के मौसम में
में बैकलैंड के सबब चला जाता था, यहाँ तक कि वो हंटिंग के लिए आवा काउंटी या ईस्ट चेस्टर काउंटी भी जाता था। क्लाइंट पहले से ही एक मैनर खरीदने का प्लान बना रहा था जो सिर्फ हाई सोसाइटी में घुलने मिलने के लिए एक मतलब खर्चा था काइंड ऑफ। उसने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया था, पर आज कॉनस किलगोर से मिलने के बाद उसने अचानक अपना ये शौक बीच में ला दिया ताकि उसका इंटरेस्ट ग्रैब कर सके। क्लाइंट सोचता भी है जब वक्त आएगा ना तो इस MI9 के डिप्टी डायरेक्टर को एक शानदार वीकेंड पे सबर्ब्स में हंटिंग के लिए भी इनवाइट किया जा सकता है, फिर वहीं पे एक्शन लेके इसको निपटा देंगे। समझ रहे बात? एनीवेज किलगोर क्लाइंट से कहता है कि ठीक है, मैं मैनर्स के बारे में पता करूंगा और तुम्हारे घर अपने किसी सर्वेंट को बुला के जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा पहुंचवा दूंगा। ठीक है, तो हो गई इन दोनों की बात, दोनों एक दूसरे को बाय बाय कहते हैं, दोनों चले गए। इसके बाद क्लाइंट सोचता है कि वैसे मैं मैनर के बारे में रिचर्डसन को भी बोला था कि उसको पता करना है, इतना मेहनत करके वो लिस्ट विस्ट लाया था, अब तो जो किलगोर बोलेगा वही खरीदना होगा मुझे, तो रिचर्डसन का मेहनत बर्बाद हो गया। ऐसे भी वो वैले से असिस्टेंट बटलर बन गया, तो चलो उसकी सैलरी बढ़ा देंगे, 5 पाउंड एनुअल सैलरी बढ़ गई उसकी याद से। कर तो इसके बाद कैल्विन और मैट आते हैं क्लाइंट के पास और वो कहते हैं कि बेटा तुम इतना जीत गए, हम यहाँ हजार पाउंड तक हार गए, ठीक है, किस मुंह से अब घर जाएंगे। क्लाइंट कहता है बस लक अच्छा था आज मेरा, तो मैं जीत गया। होगा ही ना लक अच्छा, इन्होंने को बैठा दिया था अपनी जगह। चलो अब थोड़ी सी सिटी ऑफ सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। वहां डेरिक अपने चीफ से पूछता है कि मुझे डार्कनेस क्रिएट करना है, इसके बारे में आपको कुछ पता है, बताइए कुछ। एंड चीफ वाज लाइक कि तुम्हें एक बात पहले कंफर्म करनी होगी, क्या ये प्योर डार्कनेस की बात हो रही है या फिर ऐसी डार्कनेस की जिसमें सिर्फ लाइट नहीं है, वो प्योर नहीं है। देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, भले आपको लग रहा होगा दोनों तो डार्कनेस ही है ना, लेकिन नहीं, कॉन्सेप्ट अलग है। चीफ कहते भी है कि अगर दूसरी वाली बात है तो वो तुम्हें स्पायर के अंडरग्राउंड डंजन्स में मिल सकती है, तुम वहां काफी वक्त से हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो बेसिकली डंजन में ऐसा प्योर डार्कनेस नहीं है, लेकिन वहां किसी तरह के पावर का इस्तेमाल करके प्योर डार्कनेस को अचीव किया गया है, मतलब वहां लाइट की एक रे भी नहीं है। तो उसको कंप्लीट डार्कनेस कह सकते हैं, लेकिन प्योर डार्कनेस नहीं कह सकते। प्योर डार्कनेस वही जगह होगा जहां अपने आप ही बिल्कुल भी लाइट नहीं है। तो क्या डेरिक का काम कंप्लीट डार्कनेस से भी चल जाएगा? डेरिक कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। एंड यहाँ चीफ कहते हैं कि जल्दी तुम सीक्वेंस 5 बनने वाले हो, ठीक है, तब तुम्हारे पास एक चॉइस रहेगा टू wield a sealed artifact। एंड डेरिक वाज लाइक ओके, वो उसी चॉइस का तो मैं वेट कर रहा हूँ। नाउ कमिंग बैक टू बैकलैंड, शाओ यहाँ एक आदमी का रूप ले ली है और वो टेल कर रही है अर्नेस्ट को। जी हाँ, टेलिंग का काम, मतलब बाउंटी आ गया है ना, तो अब शाओ तो टेल करेगी ही। और यहाँ काफी बाउंटी हंटर्स थे जो कि अर्नेस्ट बॉय को टेल कर रहे थे, और अर्नेस्ट भी स्मेल करके अपने आसपास सेंस कर रहा था कि कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं पता नहीं। अब ये बाउंटी हंटर्स कुछ पेपर बॉय बन के घूम रहे हैं, कुछ साइकिल पे चल रहे हैं, ठीक है, अर्नेस्ट के कैरेज के आसपास मंडरा रहे हैं, काफी केयरलेस तरीके से मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन अपनी शाओ केयरफुल है, ठीक है, वो पब्लिक कैरेज पे बैठी हुई है जहाँ काफी लोग हैं, और वहां से अर्नेस्ट के कैरेज का पीछा कर रही है आराम से। वैसे शाओ सोच रही होती है कि मेरे पास भी साइकिल होता तो बड़ा अच्छा रहता, साइकिल पे चल के पीछा कर लेती। तो शाओ ये सब कर ही रही होती है, ट्रैकिंग अर्नेस्ट का एंड ऑल। तभी वो देखती है शर्मन को। याद है शर्मन को वो ढूंढ रही थी। शर्मन अपना बाल बढ़ा लिया है, थोड़ा लड़की जैसा हल्का सा लुक और ले रहा है वो। एंड मतलब शाओ सोचती है कि वो तो पहले ईस्ट बॉर्डर में रहता था, वो जगह छोड़ के इधर क्या कर रहा है। अब शर्मन अपने हाथ में कुछ लंबे लोव्स ऑफ ब्रेड और पेपर का स्टैक वाला पेपर बैग लेकर गलियों और रास्तों से गुजर रहा था। फिर एक लंबा चक्कर काट कर वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर गया। वो पतली सीढ़ियों से होते हुए 3rd फ्लोर पे गया, एक चाबी निकाला और अपने घर का दरवाजा खोला। बंदे के पास एंटी ट्रैकिंग की काफी अच्छी स्किल्स है, ठीक है, एकदम शाओ से अपना पीछा छोड़ा के यहाँ आ गया। मतलब उसे पता नहीं था, वो अपने आप एक्ट कर रहा था कि मेरा कोई पीछा ना कर पाए, तो आ गया है अपने घर पे। अब जैसे ही शर्मन अंदर जाता है, वहां वो एक लेडी को देखता है who was none other than Tracy and Sherman was like why are you here? ठीक है, तुम यहाँ क्यों आई हो और मैं क्यों तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ? मुझे सिर्फ मर्द पसंद है, लेकिन तुम लड़की हो फिर भी मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। अरे वो डीमनस है, उसकी तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं। कई लोग कमेंट में लिखते रहते हैं कि डीमनस का टेस्ट इज नॉट दैट बैड, है कि नहीं? बात सही है, आप लोग बताओ आपको टेस्ट मिला है, मुझे तो मिला नहीं। जो भी हो, यहाँ जो ट्रिसी है वो कहती है शर्मन से कि तुम्हारे लिए एक मिशन है, ठीक है। देन वो कहती भी कि तुम्हारा प्रोग्रेस पहले काफी फास्ट था, लेकिन अभी तुम स्लो हो गए हो। अब ये सुनकर शर्मन हड़बड़ाने लगता है, कहता है मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं कि मैं दूसरों को चोरी, डाका डालना या कत्ल करने के लिए उकसाऊं। ये तो बहुत ही बुरा और गिरा हुआ काम है, मैं अब ये सब नहीं करूंगा। शुरुआत में भी तुमने, मतलब ट्रिसी ने शर्मन को कहा था कि इन लोगों का कत्ल करना, मैंने किया भी था, लेकिन मुझे उस टाइम से ही लग रहा था कि ये सब कुछ ज्यादा है, मुझे अब ये सब नहीं करना। इस पर ट्रिसी वाज लाइक हाँ, मैंने तुम्हें कुछ लोगों को खत्म करने का मिशन दिया था, जो तुमने किया भी, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें गंदी गंदी बातें बोली थी, याद है, तुम्हें पीटा था, समाज से तुम्हें बाहर कर दिया था क्योंकि तुम मर्द हो, तुम्हें मर्द पसंद है, और तुम्हारे खिलाफ कितनी बुरी बातें कर रहे थे, वो अफवाहें फैलाए थे। तो मतलब उनको खत्म मैंने तुमसे करवाया, तो क्या ही गलत करवाया मैं? ये तो उनके कर्मों की सजा थी जो कि तुमने उन्हें दी थी, ठीक है। तो तुम परेशान मत हो, मैंने तुमसे अच्छे काम ही करवाए हैं, भले वो काम बुरे थे, लेकिन तुम बुरे लोगों के साथ बुरा करी हो, करी नहीं करे हो। शर्मन अभी तक तो लड़का ही है।
बाद में पता नहीं। ट्रिसी ये भी पॉइंट करती है कि शर्मन उस वक्त तो उन लोगों को बहुत हेट करता था और जब अब खत्म हो गया है तो शर्मन कह रहा है कि तुम मुझसे गलत काम करवाए। खास करके ट्रिसी ये भी कहती है कि मैंने तुम्हें बियॉन्डर पावर्स भी दी है, ठीक है, तुम असैसिन बन चुकी हो। अच्छा, तो इस पाथवे पे है, इस पाथवे पे आके जाके तो शर्मन पक्का लड़की बन ही जाएगा। ट्रिसी ये भी कहती है मुझे आज भी तुम्हारा वो रूप याद है शर्मन, एकदम खून से सना हुआ, एक्साइटमेंट और जुनून से कांप रहे थे तुम, खुद से तुमने प्लान किया था कैसे लोगों को मारना है, मैं तो बस तुम्हें बियॉन्डर पावर्स दे दी थी, ठीक है, बाकी तो तुमने खुद किया। शर्मन ये सब सुन के डर रहा है, कहता है देखो भैया मैंने किया था लेकिन अब मुझे नाइटमेयर्स आते हैं उन लोगों के, ठीक है, तो अब मुझे ये सब नहीं करना। ट्रिसी वाज लाइक तुम असैसिन पाथवे से हो ना, ये सब नॉर्मल है, उसमें एक और पोशन पी लोगे, एडवांस कर जाओगे ना, तो तुम उनके सोल्स को लिटरली बर्न कर पाओगे, नाइटमेयर्स भी खत्म हो जाएंगे, तो डरो मत, अच्छे अच्छे मिशन लेके आई हूं मैं तुम्हारे लिए। एंड शर्मन वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, अब मैं ये सब देख नहीं सकता, मेरी इंस्टिगेशन की वजह से लोग बदसूरत, पागल और शैतान बन रहे हैं। इसमें ट्रिसी वाज लाइक कि वो उनके अंदर के शैतानी विचार थे जो पहले से थे, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे बिना भी ये बुरे ख्याल किसी खास वक्त और हालात में बाहर आ ही जाते। और जो मिशंस मैंने तुम्हारे लिए सेट किए थे वो सब गैंग से जुड़े हैं, क्या तुम सबसे अच्छे से नहीं जानते कि वो लोग कैसे हैं? गैंग मेंबर्स को आपस में लड़वाना, एक दूसरे को खत्म करवाना, ये तुम जैसे लोगों के लिए और ईस्ट बॉर्डर में जितने भी बेगुनाह लोग हैं ना, उनके लिए एक तरह से भलाई ही है, और तुम अपने टारगेट से बस एक कदम दूर हो। मतलब शर्मन जो है वो लड़का है लेकिन वो लड़की की तरफ फील करता है, राइट, तो उसको लड़की बनना है ना, तो कहती है तुम्हें बस एक और पोशन पीना है, ठीक है, रिचुअल तुम पूरा कर लोगे, पोशन पी लोगे ना, तो तीसरा पोशन पीकर तुम पूरी तरह एक औरत बन जाओगे जो तुमको चाहिए, तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। एक मिशन बस लेके आई हूं, कर दो यार शर्मन। और जब तुम लड़की बन जाओगे ना, तो तुम अभी शर्मन हो ना, शर्मेन बन जाना, शर्मेन नाम का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि तुम अपने लिए रखे भी हो। कितना प्यारा नाम है तुम्हारा, कर लो यार एक्सेप्ट। यानी कि ये डीमनस लोग प्रभाव भी बड़ा डालते हैं आपके दिमाग पे, है कि नहीं? ट्रिसी ये भी कहती है कि जब तुम औरत बन जाओगी ना शर्मेन, तब तुम बैकलैंड छोड़ सकती हो, मिडशायर या देसी बेजाग जहां पे बिल्कुल नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, वहां लफड़ा भी नहीं है ज्यादा। और हाँ, लड़की बनने के बाद तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी, इतने चार्म से भर जाओगी ना कि बहुत सारे बेहतरीन मर्द तुम्हें पसंद करेंगे और तुम उसको चुन सकोगी ना जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, जिससे तुम सबसे ज्यादा खुश, मतलब जिससे तुम सबसे ज्यादा खुश हो, ठीक है, और फिर तुम उससे शादी भी कर लेना, जिंदगी भर उसके साथ रहना, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम मतलब एकदम एक औरत का जिंदगी जी पाओगी, तुम्हारा फैमिली होगा, सब कुछ होगा। चाहिए कि नहीं ये सब लाइफ? तो कर दो मेरा मिशन पूरा, बदले में तुम्हें पोषण दिलाऊंगी मैं। तुम खुद ही बोली थी ना शर्मेन कि तुम कुछ भी करोगी ये सब पाने के लिए। अभी शर्मन है लेकिन अभी से उसको शर्मेन बना के लड़की जैसा बोल रही है ट्रिसी, देख लो बात। एंड ये सब सुन के शर्मन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और वो कहता है ठीक है, जो भी मिशन है बताओ, I'll do that। ये कहने के बाद वो जैसे अपनी सारी ताकत खो चुका था और लड़खड़ाता हुआ जमीन पे गिर पड़ा। उसने अनजाने में ही अपने पास रखे कोट रैक को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस दौरान उसकी नजर अचानक वहां रखे न्यूज़पेपर के स्टैक पे पड़ गई। मतलब न्यूज़पेपर थोड़ा सा फैल गया था और उसके अंदर एक खास रिपोर्ट लिखी थी। रिपोर्ट में क्या लिखा था कि देसी के टाइकून मिस्टर ड्वेन डैंटिस ने लैरी वे स्टील कंपनी को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है और उनका मानना है कि इसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमाने की क्षमता है और इसका फ्यूचर भी काफी शानदार है। ये क्या न्यूज आ गया अचानक से? शर्मैन और ट्रिसी की बात हो रही है, ये बीच में एक न्यूज आ गया जो कि शर्मैन के हाथ में पेपर था, उसमें था न्यूज। चलो इसके बारे में आपको बता ही देता हूं। एक्चुअली में क्लाइन कोई प्लान नहीं कर रहा था इस लैरी वे, पता नहीं जो भी नाम है स्टील कंपनी का, उसको खरीदने का, ठीक है। जस्ट क्लाइन एक बार इसके ओनर से मिला था जिसका नाम है मिस्टर फिल ला रिवी, मतलब लास्ट वीक ही उनसे एक बॉल में मिला था, उनसे बातचीत किया था। लेकिन लैरी वे स्टील कंपनी के जो ओनर हैं वो वाकई में अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। उन्होंने जानबूझ के फेक न्यूज निकाल दिया है, पेपर में फैला दिया है कि मिस्टर ड्वेन डैंटिस उनकी कंपनी को खरीदने वाले हैं, ताकि इससे होगा ये कि जो लोग खरीदना चाहते हैं उनकी कंपनी को वो लोग हड़बड़ा जाए और ज्यादा प्राइस पे खरीद ले। एक्चुअली में क्लाइंट कुछ खरीदने नहीं वाला इस कंपनी को। चलो ये बात क्लाइंट की मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। अब हम शर्मन और ट्रिसी से हट ही चुके हैं पूरी तरह से, क्लाइंट पे ही अपन आ जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट आजकल बहुत बिजी रहता है। कहाँ बिजी रहता है? वेल, वो इनूनी का जो पॉइंट ऑफ लाइट है ना, ग्रे फॉग में जाता है, उसको पकड़ता है और अपने रेजिडेंस के आसपास हमेशा चेक करते रहता है कि भैया एमॉन तो नहीं आ गया कहीं। तो क्लाइंट अपना रेगुलर चेकअप कर रहा था और तभी वो नोटिस करता है कि हेजल वापस अपने घर पे आ चुकी है और बहुत खुश दिख रही है, कुछ एबनॉर्मल तरीके से खुश। अब ये थोड़ी अजीब बात नहीं हो गई, क्योंकि क्लाइंट के नजरिए से हेजल की जो टीचर थी, जो रैट डेमिगॉड थी, वो भी लड़की ही थी, तो वो तो एमॉन के अवतार से मिल गई थी। क्लाइंट वहां से भाग गया था, राइट? तो या तो उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड था और वो भारी नुकसान उठाकर वहां से बच निकलने में कामयाब हो गई, या फिर वो एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बन चुकी थी जिसने एमॉन के अवतार को और पावरफुल बना दिया। चांस है सेकेंडरी केस हुआ होगा, बट द पॉइंट इज कि यहाँ नतीजा कोई भी हुआ हो, हेजल के लिए अपने टीचर को ढूंढ पाना नामुमकिन था। वो पक्का दुख, दर्द, मायूसी और उदासी में होती,
तो फिर वो इतनी रिलैक्स और खुश क्यों दिख रही है? इसका तो सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि समहाउ हेजल को ये बात कंफर्म हो गई है कि रैट डेमिगॉड जो उसकी टीचर थी वो बिल्कुल ठीक है। यहां तक कि हेजल को अपने टीचर से कुछ रिवॉर्ड भी मिला है, शायद सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बारे में अलग अलग तरह की नॉलेज मिल गई हो। बट वो रैट डेमिगॉड तो बच ही नहीं सकता है ना, या तो बच भी गया होगा जिसका चांस 0.0001% है, तो वो कहीं भाग गया होगा जिसको हेजल खोज ही नहीं पाती, नहीं तो एमॉन उसका बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक गबन कर गया होगा। तो अगर इन सारे लॉजिक को लगाया जाए तो क्लाइन के मन में एक बात आ जाती है जो कि आप भी अब तक सोच ही रहे होंगे, एंड दैट इज कि एमॉन ने सिर्फ रैट डेमिगॉड की बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं ली, बल्कि उसने उसकी किस्मत यानी फेट को भी चुरा लिया है और उसकी आइडेंटिटी को रिप्लेस कर दिया है। इसलिए हेजल के लिए उसके टीचर के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। मतलब हेजल को लग रहा है कि मेरी टीचर ही है वो, लेकिन वो है एमॉन। हाँ, इस बात को कंफर्म करने के बाद क्लाइन ने चुपचाप एक लंबी सांस ली और थोड़ा रिलीफ महसूस किया कि अच्छा मुझे पता तो चल गया क्या है, लेकिन इस बात का रिलीफ नहीं हुआ कि एमॉन ऐसा कुछ किया है, क्योंकि एमॉन अब उसके काफी करीब आ सकता है, तो ये गलत बात है। क्लाइन के लिए एमॉन का सबसे डरावना पहलू यह था कि कोई नहीं जानता था कि वो किस रूप या आइडेंटिटी में सामने आ जाए। ऐसा हो सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैट किसी दिन मोनोकल पहन ले, ठीक है, या बगीचे के कीड़े पलटकर अपने चेहरे पे मोनोकल लगाए हुए दिखे। इसलिए एमॉन जिस आइडेंटिटी का यूज कर सकता था उसे समझने के बाद क्लाइन खुद को पहले ज्यादा कॉन्फिडेंट और श्योर महसूस किए बिना नहीं रह सका। हाँ, इसके बाद क्लाइन रियल वर्ल्ड में वापस आता है और तभी लेटर आता है उसको शैरन का। शैरन लेटर में लिखी थी कि एमलिन व्हाइट एक्चुअली रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स को ढूंढ रहा है। एंड क्लाइन वाज लाइक, ये क्यों ढूंढ रहा है रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स को? हाँ, वो सैंग्विन के कुछ अपर लेवल लोग से मिलने गया था, तो वहीं से शायद उसको मिशन मिला होगा। तो क्लाइन लेटर में रिप्लाई भी कर देता है कि ये शायद सैंग्विन के अपर एक्लॉन्स द्वारा एमलिन को दिया गया कोई मिशन है। वो रोज स्कूल ऑफ थॉट के उन मेंबर्स से नफरत करते हैं जो प्रिमोडियल मून को मानते हैं, और उन्होंने इस गुस्से को रोज स्कूल ऑफ थॉट के दूसरे फैक्शंस की तरफ भी मोड़ दिया है। तो ये सब लिख दिया क्लाइन लेटर में। देन क्लाइन रुका थोड़ा सा, फिर कुछ और बातें लिखता है। लाइक क्लाइन कहता है कि मुझे शक है कि मदर ट्री ऑफ डिजायर के पास मून डोमेन की अथॉरिटी पर कब्जा करने का इरादा है, पर मुझे नहीं पता कि प्रिमोडियल मून के बिलीवर्स रोज स्कूल ऑफ थॉट में क्यों जुड़े। इस सीक्रेट एग्जिस्टेंस का मदर ट्री ऑफ डिजायर के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता लगता है। वो आपस में दुश्मन भी है, पर उन्होंने कोऑपरेट भी किया है, बट इस बारे में और भी कुछ कहना काफी मुश्किल है। हाँ, क्लाइन ने लेटर लिख लिया और क्लाइन देखता है कि मिस मैसेंजर जब उसको लेटर दी तो गई नहीं थी, वो वेट कर रही थी। एंड मतलब क्लाइन कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैं अभी तुरंत ही रिप्लाई करूंगा? शी वाज लाइक, मुझे फील हुआ तुम आजकल बहुत लाइवलियर लगते हो और बहुत अमीर भी हो गए और सो मच रिचर। ठीक है, ये लीजिए लेटर, एक गोल्ड कॉइन, लेटर को पहुंचा दीजिए शैरन तक। शैरन यानी कि मिस बॉडीगार्ड, मिस मैसेंजर लेटर पहुंचाएगी मिस बॉडीगार्ड को। खैर, तो ये लेटर वाला खेल हो गया। अब हम आते हैं एमलिन व्हाइट पे। उसी शाम वो हार्वेस्ट चर्च से निकला और कोई तो उसके करीब आया। कौन आया? वेल, ये था मैरिक। एमलिन ऑलरेडी स्मेल से पहचाना था कि ये इयॉन के पास से उसको एक स्मेल आता था ना रात का, उसी का है। तो एमलिन नाम पूछता है, वो बताता है मैं मैरिक हूं, और मैरिक कहता है कि मुझे पता चला है, ऑफ कोर्स क्लाइन के लेटर से ही पता चला होगा कि एमलिन जो है वो सैंग्विन, मतलब जो एमलिन या सैंग्विन लोग जो हैं वो रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स को निपटाना चाहते हैं। एमलिन भी कहता है यस, हम लोग इंपॉर्टेंट मेंबर्स को निपटाना चाहते हैं। तो मैरिक कहता है लेट्स कोलैबोरेट, ठीक है, हम बेट बन के उन रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स को बाहर लाएंगे और तुम लोग निपटा देना। तो एमलिन कहता है ठीक है, मुझे सैंग्विन से इस बारे में पूछना होगा। तो मैरिक कहता है हाँ, परमिशन ले लो उन लोगों से, बट कोलैब कर सकते हैं अपन, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैरिक एक वो डॉजियर लेके आया था जो इयॉन उसको दिया था, जिसमें एक बाउंटी हंटर वाला टास्क दिया था ना एमलिन सभी लोगों को, अर्नेस्ट को ट्रैक करने का। तो वो टास्क कई हंटर्स ने कंप्लीट किया था और उसमें ही सारी रिपोर्ट थी। तो इस डॉशियर यानी रिपोर्ट को पढ़ के एमलिन को आइडिया लग जाता है कि अर्नेस्ट का एग्जैक्ट रूटीन क्या है। तो उसके रूटीन के बाद ही एमलिन अपना प्लान बना सकता है। तो इसी पॉइंट पे दोस्तों हम वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। आई नो वीडियो काफी छोटी रही है ये, बिकॉज मुझे ट्रैवल करना पड़ गया था काफी ज्यादा, रामायणा इवेंट को पे जाना पड़ा था मुझे। बट हाँ, अगली वीडियो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं काफी लंबी लेके आऊंगा, 2 घंटे से लंबी। एक्चुअली प्रॉमिस ये था कि अगर स्पेन वर्ल्ड कप जीत जाती है तो यह वीडियो लंबी आएगी 2 घंटे से, एंड चूंकि स्पेन वर्ल्ड कप जीत चुकी है तो हाँ, वीडियो 2 घंटे की होगी। इतना ही नहीं, अगली वीडियो में अर्नेस्ट बॉयड वाला जो पूरा फाइट है वो तो होगा ही। चलो मैं आपको थोड़ा स्पॉइलर देता हूँ, क्लाइन वर्सेस एमॉन भी फाइट होने वाला अगली वीडियो में। तो अब इस पॉइंट से यहाँ तक की जो वीडियो थी बुक 5 की, वॉल्यूम 5 की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोरिंग जैसी चल रही थी। बट अगली वीडियो से जो मजा आना शुरू होगा, यहाँ से अब मजा बंद नहीं होने वाला है। लिटरली मेन जो विलन है उससे फाइट वगैरह शुरू होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो बहुत कड़क रहने वाली है, 2-2.5 घंटे की, विथ अ लॉट ऑफ फाइट्स इन इट। भैया इंतजार करो इस वीडियो का। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक भैया कम से कम इस वीडियो का लाइक टारगेट वगैरह कंप्लीट कर दो, है कि नहीं? 10,000 लाइक्स पूरा कर देना, 1,000 कमेंट्स कर देना इस वीडियो पे, एंड बाकी मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में। पीस आउट।